मित्रों नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पद्मा सचदेव जी पर चल रहे एकाग्र की इस कड़ी में आज हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रकांता जी उपस्थित हैं। चंद्रकांता जी, आपका हार्दिक स्वागत। आप सबको मेरा नमस्कार। नई धारा से जन सुलभ से जुड़े हुए सभी मित्रों को नमस्कार और अर्पण जी का आभार। जी शुक्रिया। मित्रों, चंद्रकांता जी और पद्मा सचदेव के बीच कई तरह के साम्य हैं। ये दोनों जम्मू कश्मीर से आती हैं। एक की मातृभाषा कश्मीरी है तो दूसरे की डोगरी। चंद्रकांता जी श्रीनगर में पैदा हुई और इनकी मातृभाषा कश्मीरी है और कश्मीर पर केंद्रित इनकी कई रचनाएं हैं, कई उपन्यास हैं। पद्मा सचदेव का जन्म पुरमंडल में हुआ, जो सांबा जिले में है, जम्मू से 30 किलोमीटर की दूरी पर, और एक महत्वपूर्ण जगह है, और उनकी मातृभाषा डोगरी है। पद्मा सचदेव 1940 में पैदा होती हैं और चंद्रकांता जी 1938 में। तो एक पीढ़ी के ये दो रचनाकार हैं जो लगातार कई कई जगहों पर मिलती रही हैं। दोनों के बीच बेहतरीन संबंध रहे हैं। कई कार्यक्रमों में दोनों ने साथ शिरकत की है, कई यात्राओं पर एक साथ गए। दोनों ही जम्मू कश्मीर के परिवेश पर, उसकी संस्कृति पर अपनी ओर से दोनों ने कई रचनाएं दी हैं। चंद्रकांता जी और पद्मा सचदेव, इन दोनों के बारे में आज हम लोग कुछ समझेंगे और चंद्रकांता जी के माध्यम से पद्मा सचदेव जी शख्सियत है उसको भी समझने की कोशिश होगी। कई स्तरों पर इन दोनों रचनाकारों का जुड़ाव रहा है, और जब आप एक पीढ़ी के होते हैं, एक रियासत के होते हैं, ऐसे में एक और सूत्र जो उस जगह का सूत्र है, उस प्रदेश का सूत्र है, वह भी जाने अनजाने हमारे साथ चल रहा होता है। मुझसे चंद्रकांता जी कह रही थी कि ऐलान गली जिंदा है, इनके उपन्यास पर को पढ़कर किस तरह से पद्मा सचदेव जी ने इन्हें बधाई दी, इन्हें शुभकामनाएं दी। ये दोनों, चंद्रकांता जी पद्मा जी से बाद में मिलती हैं, मगर दो रचनाकार एक दूसरे को मिलने से पहले एक दूसरे को उनकी रचनाओं के माध्यम से जान रहे होते। तो आज मित्रों, इस अवसर पर कई तरह की बातें होंगी और मैं अधिक से अधिक आप लोगों की ही तरह चंद्रकांता जी को सुनना चाहता हूं। तो चंद्रकांता जी, कृपया बिल्कुल आरंभ के दिनों में जाते हुए बताएं कि आपने उनकी किस तरह की रचनाएं पढ़ रखी थी और उन्होंने आपकी किस तरह रचनाएं पढ़ रखी थी, और फिर आप दोनों जब प्रत्यक्ष मिलते हैं तो किस तरह की बातचीत होती है। चंद्रकांता जी, बातें बहुत हैं, कहाँ से शुरू करें कहाँ से खत्म, पर मैं टुकड़ों में बात करूंगी क्योंकि स्मृतियां जो होती है ना, वो तरतीबवार नहीं होती। कुछ कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। ये ठीक है, हम जम्मू कश्मीर स्टेट तो एक ही माना जाता है। आपने ठीक कहा कि दोनों की भाषाएं अलग हैं, बहुत अलग। कश्मीरी भाषा जो है बिल्कुल डोगरी से तो उसका बिल्कुल ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी संस्कृत और पश्तो का प्रभाव है। वो लिपि भी अलग है, बहुत अलग है। अब तो खैर हिंदी उर्दू दोनों में लिखी जाती है। तो डोगरी भाषा देखा जाएगा तो पंजाबी से काफ़ी मिलती है, पर कश्मीरी से नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद जम्मू कश्मीर का जो एक नाता है, एक वो कहते हैं एक ही शाहरग है। कहीं ना कहीं इनका नाता इतना है कि आपको मालूम होगा शायद, पहले जब राजा का शासन था इस स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, तब पर बाद में भी अभी तक भी चल रहा है। कश्मीर में क्या हुआ था, 6 महीने जो दरबार, उसको दरबार मूव बोलते थे, जो भी शासन का जो कार्यक्रम जो होता है
उसके जो ऑफिस वगैरह वो 6 महीने जम्मू में रहते थे, 6 महीने श्रीनगर में। उनकी शायद से बर्फ बर्फ पड़ती है कश्मीर में, तो उनको सुविधाजनक लगता होगा। और फिर जम्मू की भी भागीदारी उतनी ही थी जितनी श्रीनगर कश्मीर की। तो इस तरह से हमारा जो नौकरी वाले होते हैं, जो टीचिंग में होते थे या और भी सरकारी कार्यालय में, वो 6 महीने जम्मू में रहते थे, 6 महीने कश्मीर में। तो इस तरह से भाषा का एक दूसरे के साथ, चलो अब बहुत अच्छा भी जाने तो आपस में एक नाता सा बन जाता है भाषा का। मेरी खुद आधी शिक्षा तो श्रीनगर में, आधी तो जम्मू में। जम्मू कॉलेज में 6 महीने, श्रीनगर 6 महीने। तो इस तरह से होता था पहले भी। तो जब ऐसे पद्मा जो हैं, वो मुझे पहले तो जानती, मैं भी उनको नाम से तो जानती थी। उनकी डोगरी में उसने काफ़ी जल्दी, बहुत जल्दी ख्याति प्राप्त की थी। लेकिन हुआ क्या, मैं भी काफ़ी घूमती रही, क्योंकि आपको शायद मैंने बताया होगा, श्री कश्मीर में हमें नौकरी वोकरी नहीं मिली, क्योंकि मेरे पति फार्मेसी में है, डॉक्टरेट जर्मन से उन्हें किया है। तो वहाँ पर फार्मेसी के कुछ थे ही नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं। जम्मू में एक लेबोरेटरी थी, उसमें कितने लोगों को मिलता काम। तो हम निकले, वो कहते हैं ना, काम के लिए, हमें नौकरी के लिए निकले। ये दूसरी बात है। मुझे यहाँ किसने बोला है, किसने कहा है, चले थे, निकल पड़े थे घर से आबदाने को, पलट के आए तो पाया न आशियाने को। ये हाल हमारे साथ हुआ। नौकरी के लिए वाह। निकले, पर जब लौटे तब तो कुछ था ही नहीं। बहरहाल इस ये बात है कि इस बीच में आते जाते थे, घर बनाया। बल्कि पहले हम डाउनटाउन में रहते थे, इसी दौरान हमने नया घर बनाया था करण नगर में। खैर वो गया सो गया, अब उसमें अभी नहीं पढ़ना है हमें। तो पद्मा से पहली मुलाकात तो देखिए, पहले मैं ऐलान गली लिख चुकी थी 80s में। 83 में छप कर आया था राजकमल से। तो मैं उन दिनों में भुवनेश्वर में थी। पर जब मैं यहाँ आई, जल्दी ही मैं यहाँ आई थी, यहाँ दिल्ली आई थी। दिल्ली आई तो मुझे पत्र मिला पद्मा का। मैं कहाँ से आया, बॉम्बे में थी वो तब। बम्बई से पद्मा, बड़ी जो दिखाना चाहिए, बड़े इसमें बड़े प्यार से लिखा, प्रिका चंद्रकांता, मैं तो तुम्हें जानती नहीं, पर तुमने कश्मीर के बारे में लिखा, गली को जिंदा कर दिया। तुम कौन हो, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हें। तो चूंकि वो कश्मीर में रह चुकी थी, कश्मीर में वो भी रही, बताऊंगी बाद में। तो मैंने लिखा, और ये भी उसको पता नहीं था मैं कौन हूँ। अच्छा, साथ में बच्चे बच्चे हों तो उन्हें मेरा प्यार देना, उसे पता नहीं मैं भी उसी की उम्र की हूँ। तो खैर जो हुआ, फिर वो दिल्ली आई हूँ, तब वो बंगाली मार्केट के पास रहती थी, टोडरमल रोड पर। तो वो मिलने आई, मैं भी उनसे मिलने गई। तो हमने तय किया समय, तो बहुत अच्छा लगा उसको। मितवागर में रहती थी और बहुत प्यार से, बहुत उसका स्वभाव ही था बहुत प्यार वाला, सबको अपना बनाने का गुण उसे उसे आता था। तो फिर उसको लगा था ये तो श्रीनगर की कश्मीर की तो अपनी बहन हो गई। तो एक तरह से बहनापा भी था। शायद ये होता है जब आप रहें किसी जगह, तो उसका भी एक नाता बनता है अपने आप। तो हम बहुत करीब आए थे। फिर धीरे धीरे फिर साहित्य गोष्ठियाँ वगैरह, उनसे आना, दिल्ली में तो आना जाना हो ही जाता था। तो ये पहली मुलाकात थी। बाद में जब भी कभी मैंने कुछ लिखा या मैंने उसका जो कुछ पढ़ा, तो नेचुरली मैं भी उससे बातचीत करती थी। जो हम ठीक लगा था, सही गलत लगता था, आपस में शेयर करते थे। पद्मा में एक खास बात थी जो सब जानते हैं, अपने इतने दिनों से आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, सब लोग उनके कई पक्षों को बोल चुके हैं, और लगभग सभी जानते हैं कि वो बड़ी दबंग महिला थी। वो जो करना, जो मतलब ठानती थी, मैंने उसे पूरा करती थी। उसके इसके कुछ उदाहरण मेरे पास हैं। एक उदाहरण ये है कि जब वो जीवन उसका, जैसा वो अब जानते हैं कैसे चला, किन किन बेटियों से गुजरा उसका जीवन, उसने सुख दुख भी सहे बहुत, पर उसने कभी उसका ये शो नहीं किया, बताया नहीं कि मैं दुखी हूँ, दुखी का रो कर अपनी गाथा का ना, उसने नहीं किया। हालांकि बूंद बावड़ी जो उसने लिखी है आत्मकथा, उसमें उसने अपने सभी सुख दुख लिखे जीवन में, जो भी जैसे भी जन्म के बाद जब से होश संभाला, आप तो जानते हैं बूंद बावड़ी, उसी पर उसको सरस्वती सम्मान मिला है। चित्त चैते डोगरी में लिखी थी, उसका अनुवाद भी उसने हिंदी में किया। उसमें उसने लिखा अपने पिता, जब पिता किस प्रकार मारे गए, तो किस प्रकार मीरपुर में, तब जम्मू कश्मीर स्टेट था, तो मीरपुर भी जाते थे नौकरी के सिलसिले में। वहाँ से आते हुए बस में आतंकी ने उनको गोली लग गई। उनको मारना चाहते नहीं थे, पर बस में और भी लोग थे, तो उसमें एक और भी लड़की थी, वो दोनों वहीं गुजर गए। तो पर मैं वहाँ से शुरू करती है, कहती मेरा जीवन पहले पिता उम्र में, और माँ मुश्किल से 30 साल की भी नहीं थी शायद, उस उम्र में माँ का वैधव्य भी देखा उसने, पिता का अभाव देखा। तो जीवन में उसने भी बहुत अभाव देखे।
सुख भी देखा और दुख भी बहुत झेले। आप तो जानते हैं, वैसे आप ये सब जानते हैं, आप कह भी चुके होंगे इस बारे में कि फिर जब कोई 16 साल की थी या किशोर अवस्था पार कर गई, उसे प्रेम हो गया दीप जी से। डोगरी के रचनाकार थे पर कवि थे, वेदपाल दीप। अब उम्र भी कैसी होती है ऐसी कि लगा प्रेम है तो घनघोर प्रेम है तो शादी कर ली। शादी का मतलब एक तरह से इकट्ठे रहने, कैसी शादी वादी भी शायद की उन्होंने बाद में। तो घर से वो कहती मैं तो घर से भाग गई, मुझे शादी करनी थी, मुझे वो पसंद था। तो मैंने उसे कहा ऐसे तुमने बहुत आपस में कभी आदमी बातें भी कर, मैंने कहा अच्छा ठीक है अगर तुमने की शादी तो मतलब फिर क्या हुआ। बोले देखो चंद्रकांत, बोलना तो मैं तो ये बातें पर्दे में रखना चाहती हूँ, वैसे इसमें लिखा है, इसने चेते में इसमें लिखी गई बातें। वो कहते मैं नहीं चाहती मैं अपना पास बार बार दोहराऊँ, और तुम पूछती हो तो बताओ। मैं शायद न करती, आकर्षण तो था पर मैं शायद न करती, ऐसा कदम उठाती। माता पिता पिता तो बेचारे थे ही नहीं, तो उनके अगेंस्ट या भाई बंधु जो भी थे तो बिना पूछे उनसे बिना सलाह मशवरा किए। पर मुझे मैं जानती थी वो बहुत थोड़ा बहुत आदतें होती है ना पीने पिलाने की कुछ ज़्यादा, तो मुझे वो ठीक नहीं लगता था। तो मैंने उससे कहा अगर तुम ये छोड़ दोगे आदत तो मैं ठीक है तुमसे शादी करूँगी। अब प्यार का ऐसा बुखार होता है, उसने कहा हाँ हाँ मैं सब छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। पर वो नहीं छोड़ा, कुछ आदतें होती हैं नहीं छोड़ती हैं। तो और भी कुछ कारण होंगे, वो हमें उसने बताया नहीं, पर ये बताया कि मुझे लगा कि इसका मेरा गुजारा नहीं हो सकता। जब ऐसी कई बातें हुई होती हैं तो फिर वो अलग होगा, पर अलग होना उसके लिए भी बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। जब आप एक तरह से विद्रोह करते हैं अपने लोगों से, अपनी सोसाइटी से, फिर उसका सामना करना बहुत ही कठिन होता है। मगर उसमें धैर्य, उसमें था, हिम्मत तो थी। शायद ये भी एक कारण है कि उसको क्षय रोग हो गया। और इसी से जब टीबी हो गई उसको, वो 3 वर्ष वो श्रीनगर में रही। इससे उसे उसकी एसोसिएशन है श्रीनगर के साथ बहुत। 3 साल वो द्रगजन हॉस्पिटल बोलते हैं उसको कश्मीर में, श्रीनगर में, तो वहाँ वो रही इलाज के लिए। उन दिनों तो इलाज भी ज़रा बहुत ठीक इस तरह से नहीं होते, फिर भी उसकी हिम्मत की वो ठीक हो गई। वहाँ 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 भी वो बहुत मनोरंजन करती सबका। वो कहती, मैंने पूछा तुम बड़ी वहाँ 3 साल रही बड़ी, तो वो बोली देखो उदासी तो मन में थी पर मैं उदास दिखना नहीं चाहती थी। वहाँ और भी थे बीमार जो जिनका क्षय रोग था, मैं उनको हंसाती थी, बातें सुनाती थी इधर उधर की, बड़ा मशगूल रखती थी उन्हें। तो इस तरह वो सबको एक अपना बहनापा उधर भी उसने बनाया था। तो ये भी वो कहती हैं, बार बार कहते हैं देखो एक बार ऐसा हुआ, उन दिनों जम्मू कश्मीर के ये मुख्यमंत्री थे गुलाम मोहम्मद बख्शी। तो वो बोले वो इनको उनका जन्मदिन था, तो जन्मदिन पर वो कुछ फूल बेचते हैं इनको बीमारों को भी ज़रा बताने के लिए कि मैं मेरा जन्मदिन है। तो कहते मैंने जब फूल देखे तो जो फूल लाए थे मैंने उनसे कहा ये किस किस लिए है। तो उन्होंने कहा जी आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है इसलिए आपको फूल बेच रहे हैं। तो परमा देखिए वो कैसे दबंग, और बोलने में कुछ भी आगे पीछे नहीं देखती। उसने कहा उनको बता देना, मुख्यमंत्री जी को बता देना, पद्मा कहती है हम अभी जिंदा है, हमें फूल नहीं चाहिए, हमें वाजवान चाहिए। वाजवान होता है वो स्पेशल खाना होता है कश्मीरी खाना, हमें वो चाहिए। ओहो, तो वो बेचारा संदेश आ गया। तो उसने कहा नमस्कार सभी मित्रों को नमस्कार। तो उसने कहा कि पद्मा क्या चाहिए उसको, वाजवान तो ठीक है भिजा देंगे। तो कहते हैं वो ने कहा, संदेश वाहक से कहा नहीं खाली मुझे नहीं सबों को, मुझे सभी के लिए चाहिए जो भी यहाँ पर हैं। तो कहते वो मिलने गए थे, पर उन्हें सोचा ये कौन सी महिला है जो इस तरह कहती है मुझे वाजवान चाहिए, वो सभी के लिए चाहिए। तो कहते हैं वो बहुत प्रभावित हुई नेचुरली। तो उसने वहीं पर उसी जो द्रवजन हॉस्पिटल था उसी के आंगन में पीछे से वो अंगीठियाँ वंगीठियाँ लगवाई और बनवा दिया वाजवान स्पेशल और सबको खिलाया। वो पद्मा बहुत गर्व से कहती थी मैं एक बार ठान लेती हूँ तो करके रहती हूँ। उसके जीवन से भी हमें पता चलता है ये बातें श्रीनगर में ही, हालांकि वो ठीक नहीं थी, मन तो ठीक नहीं था चाहे कितनी भी खुश दिखे वो कहते एक बार मैं से निशात चालीमार कश्मीर में बहुत प्रसिद्ध बाग है। कहते मैं निशा लड़कियां लड़कियां जाती थी पिकनिक विकनिक में, कॉलेज की लड़कियां। कहती मैं भी गई थी पर मैं थोड़ा दूर बैठती थी, जाहिर है कि तकलीफ थी उसे। मैं थोड़ा दूर बैठी थी पेड़ के नीचे, तो मैंने देखा मेरे सामने थोड़ी
दूरी पर दिनकर जी बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ, होंगे उनके प्रशंसक वगैरह। तो कहीं वो बैठे थे और मैं सोच रही हूँ वो मेरी तरफ देखेंगे तो मैं बड़ी हंस रही थी। मैंने कहा क्यों देखेंगे तुम्हारी तरफ भाई, कश्मीर में तो और भी लड़कियां हैं देखने को। वो बोले नहीं नहीं इसलिए नहीं कि मैं उन दिनों एक कवित्री मानी जाती थी। मैंने कहा कैसे मानी जाती थी? उसने आपको पता हो बड़ी छोटी उम्र से लिखना शुरू किया था। लिखना शुरू किया तो राजा की मंडी जो उसकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है वो लिख चुकी थी और उससे डोगरी में उसका बहुत मान लोग जानने लगे थे, अरे ये कौन है इतना अच्छा लिखती है अचानक। तो उसका थोड़ा मतलब बातचीत हो रही लोगों में कि ये कोई नई लेखक है और अच्छी लेखिका है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? वो कहते नहीं देखो उन्हें देखा नहीं, मुझे बड़ी निराशा हो गई। नमस्कार। मुझे बड़ी निराशा हुई मुझे तो, मगर मैंने मन में ठान ली। मैंने कहा, क्या ठान ली? मैंने मन में ठान ली कि एक दिन जब मैं कविता मतलब संग्रह निकालूंगी कभी तो उसकी भूमिका में दिनकर जी से ही लिखवाऊंगी। मैंने कहा तो बड़ी बात, दिनकर बहुत बड़े आप जानते कद्दावर रचनाकार थे। तो देखो मैंने तो सोच लिया अब देखो जो होगा। और आपको पता है ये मेरी कविता मेरे गीत जब उसकी छपी काफ़ी आगे की बात है, तब अब कौन करेगा, भूमिका कौन लिखेगा? और उसने सोच के रखा कि दिनकर जी से लिखवाना है। तो ये कहती है, तो मैंने अपनी कोई दोस्त थी, कोई चाड़क कोई नाम बताती है, तो वो मैंने उससे कहा भाई तो तुम कुछ ऐसा इंतज़ाम करो, वो जानती होगी थोड़ा उनके कुछ संपर्क होंगे, तो क्योंकि वो आप जानते हैं राज्यसभा में भी थे दिनकर जी उन दिनों। तो मैंने कहा तुम मुझे तो उनसे मुलाकात करनी है कैसे भी। तो पता नहीं क्या क्या इंतज़ाम किया कहाँ कहाँ से, तो दिनकर जी से उन्होंने कहा अच्छा अच्छा मैं मिलता हूँ, 5 मिनट दूंगा, ज़्यादा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। तो पद्मा कहती भी बहुत खुश हो गई, चलो वो गई गई वहाँ पर। तो कहते पहले मुझे वो बड़ी कुछ मानती थी, कई आस्थावान थी पद्मा, कई चीज़ें शिव की नगरी मानी जाती है, शिव का स्थान है पुरमंडल। तो बचपन से उसको थोड़े से आध्यात्मिक विचार भी थे उसके, और शिव को बहुत मानती थी और पूजा में ज़रूर शिव शक्ति की पूजा करती थी सुबह। तो बोली मैंने मुझे जब मैं अंदर गई तो मुझे किसी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो मुझे लगा ये तो अच्छा शगुन है। तो शगुन देकर अंदर गई तो प्रणाम किया जैसे आदर से, वो तो खैर आदर भाव जानती थी। तो किया मैंने, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम क्या करती हो? उन्होंने कहा मैं लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ। उन्होंने कहा अच्छा सुनाओ कविता। इसने पहले डोगरी में सुनाई क्योंकि गला भी अच्छा था, पर बाद में तो थोड़ा आ जाती है ना, फिर ऐसी वो लर्ज आ जाती है। पहले बहुत अच्छा गाती भी थी। तो उसने गाकर सुनाई तो बड़े प्रभावित हो गए दिनकर जी। मैंने कहा अब इसका अर्थ समझाओ, तो अर्थ भी समझा दिया। वो शायद राजा की मंडी ही करता सुनाई उन्होंने। तो कहते उन्हें कहा अच्छा अभी मैं ये भी कहती थी, वो मेरे एक बार बात हुई थी, थोड़ा सा इंटरव्यू मुझे लेना था जब उसे पुरस्कार मिला था मध्य प्रदेश का कबीर संगम। तो मैंने कहा भैया मैं तो लेती नहीं इंटरव्यू वगैरह। बोले नहीं संवाद बातचीत कीजिए। तो उसी बातचीत में मैंने कहा, मैंने उससे पूछा ये तो ठीक है तुमने ये सब किया, तो पर तुम्हें कैसे पता था वो तुम्हारी भूमिका लिखेंगे? बोले नहीं उनको वो बहुत प्रभावित, उसने कहा जब तुम ये करोगी बाद में ले गई होगी उनके पास किताब, तो उन्होंने उसकी भूमिका लिखी। और इसी मेरी कविता मेरे गीत को नाम है उसका शायद, उसी पर उसे साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था बाद में। तो खैर ये तो हुई उसकी बात, उसी से जो वो करना चाहती है वो करेगी, जो नहीं चाहती है वो नहीं करेगी। एक अजीब सी जिद सी थी मन में। और कभी कभी ये जिद हमारे काम भी आती है अगर वो इसका आशय कुछ अच्छा हो तब, नहीं तो नहीं तो दुखी भी करती है। तो खैर पद्मा की काफ़ी कहानियाँ, कई घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं, मिलना मिलाना, बहस करना आपस में। दिल्ली में काफ़ी साल में रही, बीच में 5-6 साल रही। उन दिनों में वहाँ से काफ़ी जगह घूम कर आई। मैं हैदराबाद में रही, भुवनेश्वर में रही, राजस्थान में रही, फिर दिल्ली आई थी। तो दिल्ली में अक्सर मिलना जुलना हुआ हमारा, कई यहाँ संस्थाएं हैं उनमें मिलना होता है। तो उस एक बार उसकी एक आप तो जानते हैं उसका उपन्यास है जम्मू जो कभी शहर था, हाँ वही उपन्यास, उसकी बात मैं करूँगी। नहीं पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, राजा की मंडी में उसे कहती थी, राजा की मंडी से मैंने कुछ पढ़ना भी चाहूँगी, इस पर मैंने उससे बात भी की है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ कि ये जो राजा की मंडी जो तुमने लिखी, इसे जितनी प्रसिद्धि तुम्हें मिली कैसे, किस कारण कैसे लिखी अचानक तुम राजा की मंडी, क्या इसके पीछे क्या कारण थे? तो वो बोली जो उसने बोला तो मैं इसे बताऊंगी। उसने एक वाकया मुझे सुनाया, यानी ये लिखित है। वो कहती है चंद्रकांता
ये वाकया 1955 के आसपास एक गर्म दोपहरी में घटित हुआ। 1947 को बीते 8 साल हो गए थे, पर विभाजन की त्रासदी की आवाजें इतनी इतनी बुलंद थी, इतनी गर्म दोपहरी में, हाँ, गर्म दोपहरी में बीच बीच में भी सुनाई पड़ती थी। वो इतनी ऐसी थी कि क्या बोलते हैं, हाँ, गर्म दोपहरी में भी बीच में सुनाई देती थी। कुछ वक्त पहले की ही तो बात थी जब इंसान से इंसान पर कहर ढाया गया था। उस वक्त जो खेत रौंदे गए, उनकी रूह अब तक कांप रही थी। गोलियों और बमों के अभ्यस्त कान अब नर्म व नाजुक आवाजों से भी चौंक चौंक जाते थे। जिनकी मांगों का सिंदूर पहुंच गए, तो जब हुआ था ना पाठशाला की बात कर रही हूँ, उसी समय की, जिनकी मांगों का सिंदूर पुछ चुका था, वे औरतें अपने जहन में एक लंबी वीरान सड़क पर अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ दौड़ रही थी। जुल्म होना खत्म हुआ था, पर जुल्म की सर्वनाशी लीला अब तक वातावरण में बाकी थी। ये वो दिखती है। औरतों के वीरान चेहरों, बदनसीब अपाहिज बच्चों की सूरत में, जिनके आगे चनाब की तरह साए साए करता जिंदगी का दरिया था, जिसे उन्होंने पार करना ही था। उन अनाथ बच्चों में से 14-15 बरस की लड़की एक हाथ में किताबें और दूसरे हाथ में बर्फ लिए पत्थरों की गली से गुजरती घर की तरफ आ रही थी। जम्मू की बात कर रही है। लू बरसाती बड़ा सा आंगन पार करके वह साफ सुथरे लिपे फर्श पर बैठकर पानी ठंडा करके पीना चाहती थी। बहुत गर्मी में आई थी, पर तभी वो अपने दरवाजे पर एक स्त्री को देखकर ठिठक गई। कहती, कोई स्त्री देखी मैंने दरवाजे पर, तो ये कौन है? मैं जानती नहीं इसे। घर में जाकर उसने ठंडा पानी बनाया। उन दोनों पानी बना देते, उसमें आइस डाल देते, क्यूब सब, पर दिया बनाया मैंने, पर दिया स्त्री को। जब देखा ये भी प्यासी हुई, धूप में आई है। स्त्री एक कद्दावर खूबसूरत महिला थी। तन पर चांदी के मोटे जेवर थे। उसने पानी पिया, मोटे दुपट्टे से पसीना पहुंचा। लड़की ने पूछा, खाना खाओगी? ये लड़की पद्मा है। उसने पूछा, खाना खाओगी? वो सिर्फ देखती रही। लड़की ने खाना लाकर दिया, पानी का लोटा लेकर पास बैठी, उसे खाते देखती रही। ओक लगाकर पानी दिया, पतला दुपट्टा ओढ़ने को देकर कहा, कहती उसे मोटा था ज्यादा, तो मैं इसको पतला दुपट्टा दे दिया। देकर कहा, मोटी चादर रात को ओढ़ना। स्त्री ने दुपट्टा लिया और जाने को हुई। तभी उसकी नजर लड़की के घर आंगन के सामने वजीरों के मकान पर पड़ी। उसका तो छोटा सा घर था, वजीरों के बड़े बड़े मकान हुआ करते थे। स्त्री ने पूछा, ये राजा के महल क्या आपके हैं? ये उसने पूछा और चली गई, और कुछ नहीं पूछा। उसके पूछने में गुस्सा, हिकारत और तंज की गूंज थी। वो गरीब औरत है, राजा के महल तुम्हारे, जिसने लड़की को कुछ पल वहां से हिलने नहीं दिया। कहने लगी, मैं स्तब्ध सी हो गई, ये क्या बोल के गई? गुस्सा था उसके स्वर में। फिर थोड़ा संभल कर उसने ठंडे पानी का लोटा एक तरफ रखकर राजा के महलों के बारे में एक लंबी कविता लिखी। ये राजा जो बात कर रहे हैं, वो लड़की मैं थी। वो स्त्री कौन थी आज तक न जान सकी, पर लगता है वह छद्म वेश में सरस्वती थी। इसको लगता था जैसे सरस्वती का वरदान मुझे मिला है। उसके बाद मैंने उसे शहर में कभी नहीं देखा। वो कहती, शायद वो मेरे लिए आई थी, मुझे कुछ चेताने आई थी, या सरस्वती आशीर्वाद देने आई थी, कुछ तो कारण था। वो मानती थी इन बातों को। कहते, बाद में मैंने उसको कभी नहीं देखा। इस कविता ने उसे आश्वासन दिया कि मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि उसकी बहुत प्रसिद्धि हुई इस कविता से। लिखूंगी, और मैं कुछ गीत और एक कविता लेकर डोगरी की सेवा करने वाले बांकों के उस दल में शामिल हो गई, जो अपनी मातृभाषा को उसकी सही जगह दिलाने के यत्न कर रहे थे, मलबे के नीचे दबी डोगरी को बाहर निकालने के लिए। और आप जानते हैं कि कितना काम किया उसने डोगरी को उसने किसी ऊंची जगह पर बिठाया, जो कोई दूसरा, बड़े बड़े हुए हैं डोगरी में भी, बड़े कद्दावर लेखक हुए, पर पद्मा वो उन लकीर के आगे बड़ी लकीर खींचती गई। छोटी उम्र में एक मैच्योर कविता लिखना, तो इससे भी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया।
उसको मैंने ये कई बातें सवाल मैंने पूछे उनको, वो नहीं बताऊंगी यहाँ पर। तो मैंने उससे ये भी पूछा कि ठीक है डोगरी में, कभी वो मुझे भी पूछती थी, कभी पूछती, बट वो ऐसा नहीं कि वो अपने आप को बहुत बड़ा मानती थी तब। बाद में तो वो सचमुच बड़ी हो गई, सरस्वती सम्मान भी उसे मिला, काफी कुछ मिला, महत्व सदस्यता मिली उसको सारंगी की तरफ से भी, कई पुरस्कार मिले उसे। पर एक बार मैंने देखी, उसमें अहंकार नहीं था। अहंकार जैसे होता है ना, अहंकार में बहुत बड़ी हो गई, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, अभी वो छोटा है, मेरे कद का नहीं है, ऐसे कईयों में होता है, स्वाभाविक भी कई लोगों में ऐसा होता है, पुरुषों या स्त्री कईयों में होता है। मैंने उसमें ये नहीं, खासकर अगर जिसको मानती थी, अपना दोस्त मानती थी, उसके साथ नहीं कर, मैं बहुत करीब थी उसके साथ, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, एक रिश्ता सा बना था। वो अक्सर मेरे साथ कश्मीरी में बात करती थी। मैंने उससे कहा, कश्मीर जानती थी, 3 साल तो वहाँ रही हॉस्पिटल में, तो वहाँ तो कश्मीरी ही बोलते थे सब। तो बात कर, कभी कभी कश्मीर कुछ लिखना होता, मुझे बताओ इसको ठीक करो, तो मैं बोलती थी अब तुम तो कश्मीरी जानती हो, करो। मजाक आपस में चलता था। मैंने उसे कहा मैं भी जानती हूँ, तो मैं, तुम डोगरी जानती हो, बताओ डोगरी कुछ 1-2 वाक्य बताओ। हालांकि मैं रही, काफी साल रही हूँ मैं जम्मू में, पर उस तरह से नहीं सीख पाई, जाहिर है। तो फिर मैंने उसको एक गीत सुनाया। मैंने उसको सुनाया, गोरी दा चित लागा चंबे दिया धारा, वो एक गाना है, चंबे दिया धारा पवन फुआरा, ऐसे आगे है काफी। तो बोली हाँ गीत तो है, और ये तो गीत तुमने सुना है भाषा में, मेरे साथ बात करो, करती तो बड़ी तेज है। मैंने कहा भाई ये तो मैं मानती हूँ, मुझे इतनी अच्छी डोगरी नहीं आती, पर मैं समझती हूँ, इतने साल मैं रही हूँ वहाँ पर कि हर साल आना जाना होता था हमारा, जम्मू जम्मू आना जाता 6 महीने, और 6 महीने श्रीनगर, जब तक मैंने ग्रेजुएशन किया तब तक। बाद में तो खैर हम बाहर चले गए, बाद में श्रीनगर से ही बाहर गई, जब मेरे पति, वो भी पढ़ते थे पहले, फिर हम जब नौकरी की वहाँ नहीं मिली तो वो पिलानी चले गए राजस्थान, वहीं मैंने एमए वगैरह किया, आगे की पढ़ाई वहीं हुई। पर कश्मीर आना जाना होता था हर वर्ष, नौकरी के लिए गए थे, घर तो वहीं था। तो खैर, पर पद्मा से भी वार्तालाप होता रहा, चिट्ठियाँ लिखती रही थी बराबर, तो अच्छा लगता था, आपस में एक रिश्ता बना था। उसके बाद मैंने ऐलान कर वो सब मैंने आपको बता दिया। तो खैर, पद्मा के साथ जो जो भी जम्मू, उसने एक कहानी लिखी है किताब, उसके बारे में जरूर करना चाहती हूँ। उसने, हाँ, जम्मू जो कभी शहर था, उस पर थोड़ा सा क्या हुआ, उसमें उसकी जम्मू अंचल की संस्कृति है वहाँ पर, जाहिर है जम्मू पूरा, जैसे मैंने ऐलान गली जिंदा लिखा कश्मीर का है, उसमें लोक संस्कृति होती है, इसमें जम्मू की लोक संस्कृति थोड़ी अलग है वो, पर कश्मीर से, श्रीनगर से बिल्कुल अलग है। थोड़ा बहुत पंजाब से मिलती है, हिमाचल से मिलती है, पर श्रीनगर से नहीं। कमाल है, इतना पास होकर भी तो है बहुत इसमें अंतर है। तो खैर, उसमें बहुत अच्छा, जैसे जम्मू आपस में ये कई है, सुगी नायनी है, वो किस तरह से अपनी बात कहती है, तो बड़ा आनंद आता वो पढ़ के, अपनी डोगरी भाषा में किस तरह से उठना बैठना खाना पीना सब कुछ। तो मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा ये जम्मू जो एक शहर था, मैंने उसने कहा है, वो जम्मू जो मुझे याद आता रहता है, ये वो लिखती है इसमें, मैंने उसको नोट करा, मैंने कहा ये तुमने लिखा है, इसका अर्थ मुझे समझाओ, तुमने ये क्यों लिखा है। उसने लिखा, आज जो जम्मू कूड़ा खाना बन गया है, भीख मांगने वाले भी बाहर से आ गए हैं। इस वाक्य ने कश्मीरी विस्थापितों को, जो आतंकवाद के कारण अपने घरों से बेघर होकर जम्मू आए थे शरण लेने, उन्हें लगा हमारे लिए कहा, हालांकि पद्मा ने ऐसे नहीं कहा था, उसे लगा, तो उसने उसके पीछे कारण थे। तो मैंने उससे पूछा, वो चूंकि वो भी वहीं शरणार्थी शिविर में, करोड़ों की संपत्ति छोड़कर कश्मीरी विस्थापित, आप तो जानते हैं कश्मीरी पंडितों का निर्वासन हुआ, निकाला गया उनको, मार काट के, आपको पता होगा शायद किस प्रकार लड़कों की अपहरण हुआ, आरियों से काट काट के, और ये बताया कि ये कश्मीरी पंडितानी है, कानों में हमारे यहाँ वो सोने का होता है, वो रख के उनके ऊपर। बहरहाल इसमें मैं नहीं जाऊंगी, वो बहुत दुखद प्रसंग है, और हुआ आतंक का तो कोई चेहरा होता ही नहीं, ऐसा ही। तो वो जब आ गए जम्मू पर, जब मैंने कथा सती सर में भी लिखा है, जब निर्वासन हुआ तो पहली शरण वहाँ पर जम्मू गए थे। जम्मू तो था, अपना ही माना जाता था। प्रथम शरण जम्मू, प्रथम चरण जम्मू शरण, मैंने कर से एक उसमें एक लिखा है, एक पूरा अध्याय है इसमें।
किस प्रकार उन्होंने स्वागत तो किया, नेचुरली उनको लगा कि हमारे बंधु हैं, पर वहाँ शरणार्थी शिविरों में रहे, शिविरों में क्या हश्र होता है, और कहाँ ठंड के आदि, कहाँ गर्मियों में के सांपों से काटे गए, बिच्छू से काटे गए, और शिविर भी कितने दिन रहते, 32 साल हो गए हैं शरणार्थी। बाद में तो उनके दर भी छोटे छोटे एक एक कमरे के बनाए गए, जिसमें पूरी परिवार 2-3 पीढ़ियां रहती थी, मतलब बुरी हालत में, कोई हालत ठीक है, दे दिया, कुछ अनुदान दिया, वो चावल के दाने कुछ इधर उधर देते हैं, वो मैंने उस पर कविता भी लिखी थी, सुनानी चाहिए थी आपको। खैर अभी मेरा प्रसंग नहीं है मेरा बोलने का वो। तो ये हुआ, तो वहाँ पर एक जम्मू वालों ने तो दी, इसमें कोई शर्म नहीं, कुछ कुछ इसमें कोई मतलब शायद इसमें कोई दो राय नहीं है। पर पद्मा ने क्यों लिखा है, मैंने उससे पूछा तुमने क्यों लिखा, कूड़ा खाना के उसकी उस वजह से बना, तो उसको थोड़ा बुरा लगा, बुरा क्योंकि वो भी श्रीनगर से प्यार करती है, आप सभी को अपना मानती है। उसने बहुत संस्मरण लिखे, दीनानाथ नादिम पर बहुत ही आत्मीय संस्मरण लिखे उसने। तो उसने कहा, पहले मैंने ये कहा कि तुम बताओ, क्योंकि जो हमारी आत्मीयता रही है उसमें झोल नहीं आना चाहिए, ऐसी बातों से हो जाता है, थोड़ा शिगाफ आ जाते हैं। बोले जो ऐसे उनके शब्द हैं, जो ऐसा सोचते हैं उनसे कहना कि मेरी रियासत को 2 हिस्सों में बांटने का यत्न मत करो, उसके शब्द। क्योंकि डोगरे श्रीनगर में रह सकते हैं और कश्मीरी जम्मू में सदियों से रहते आए हैं, अपने घर बनाते, उसमें कोई उनको अधिकार है, वो जम्मू में रहे या मकान बनाए, तो कोई उनको मना नहीं कर सकता। तो वो बोले रह सकते, पर ये ऐसा ही है जैसे माँ की गोद से बच्चे को उठाकर पिता की गोद में डाल दिया, ऐसी बात कर रही थी। ये बात सभी जानते हैं कि 1947 में बाहर से जो विस्थापित जम्मू आए, 1947 में, उन्हें यहाँ की नागरिकता नहीं थी, बाद में भी नहीं मिली, पता नहीं अब शायद वो धारा वारा बनी है, उसमें शायद उनको नागरिकता मिल जाए, अभी तक नहीं थी, उनकी नागरिक नहीं थी, वैसे ही वो कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हो, लोग आकर जम्मू में बस गए, जम्मू छोटा सा शहर था। हालांकि धारा 370 के मुताबिक बाहर का कोई व्यक्ति रियासत में नहीं बस सकता था, ऐसी धारा जिसको हटा दिया गया है। यहाँ तक कि जिन लड़कियों की शादी प्रदेश से बाहर हुई हो, वो लड़कियां भी यहाँ बस नहीं सकती थी, घर नहीं बना सकती थी। ये बड़ा अजीब तरीका था। लड़कियां जो बेचारी पूरा जन्म वहाँ पर होता, जीवन बीतता है उनका आधा, तो उनको शादी करी बाहर से, वो नहीं, वो गई वहाँ से। हाँ बहू आएगी कहीं से भी, उसको वो जज्ब कर लेते थे, उसको देते थे, पता नहीं ये क्या तरीका था। तो इससे ये जो नई धारा आएगी 366 और भी 2 है उसमें, उससे ये बंद, उसमें अब जो कश्मीर से बाहर कोई लड़की शादी करे, प्रेम की शादी जो भी करे, वो बच सकती है, कश्मीर में घर बनाकर रह सकती है। तो अब फिर वो भी वो कहते, मुझे बड़ा गुस्सा था इस पर। और जहाँ तक लड़की की शादी प्रदेश से बाहर, वो उसने भी प्रदेश से बाहर की थी शादी, सरदार जी से जब की उसने। तो खैर, तो कहती है ये लड़कियां, ये मेरा अपना भी दुख है। इसने कहा ये नहीं तुम्हारा दुख है, मेरा भी दुख है कि मैं भी एक तरह से विस्थापित हो गई। तो कहती इसी दुख और आक्रोश के तहत मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसने एक तरह से जस्टिफाई किया मैंने क्यों लिखा। जो लोग इस तरह सोचते हैं वो कहे वो जम्मू को प्यार नहीं करते अल्टीमेटम, वो ऐसा क्यों सोचते हैं। मैंने कहा भाई अगर तुमने लिखा तो कोई अपना अर्थ तो निकालेगा, और जो जो खुद बेचारा दुखी है उसे लगेगा शायद मेरी वजह से। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मेरा अपना एक दुख था। और मुझे खासकर उसने कहा जब बाहर से कोई भी जम्मू साइड से आते थे, पंजाब में पार्टीशन से जम्मू में आते थे पहले, क्योंकि जम्मू से भाषा थोड़ी उनकी मिलती जुलती थी और बस नज़दीक पड़ता। तो कश्मीर में तो पहाड़ों के पास जाना पड़ता था उन्हें। खैर जो भी, तो फिर जो भी है, फिर उस पर मैंने कहा, मैंने उसे कई बातें, वैसे पद्मा ने विस्थापितों पर भी बहुत लिखा है, कश्मीरी विस्थापितों पर भी उसने लिखा, जितना वो लिख सकती थी उसने लिखा। बल्कि उसने कई लेख लिखे हैं, कई धर्मयुग में उसके कई लेख आए थे। तो कश्मीर पर उसने उपन्यास भी लिखा है, नौशीन उपन्यास लिखा उसने। बल्कि तब मैं यही दिल्ली में ही थी उन दिनों। तो उसके घर पता नहीं वो छोटी मोटी पार्टियां घर में रखती थी, मतलब उसकी पार्टियां बड़ी कहते हैं कि आत्मीय, ऐसा लगता है कोई रिश्तेदार घर आता है। बड़ी उस दिन एक बार उसने किसको करुदलन हैदर को बुलाया था, मैं हैरान हो गई, इतनी बड़ी लेख संबंध तो उसके थे बड़े रचनाकारों के साथ, और बहुत आत्मीय। वो आती थी और बड़ा चदरा बहुत, जैसे दस्तरखान बिछाते हैं ना, लंबे लंबे दस्तरखान बिछाते, काफी लोगों को, मैं तो कहीं को जानती भी नहीं थी।
तो मुझे भी बुलाया, मैंने बहन समझती थी तो मुझे भी बुलाती थी। तो उर्दू के भी थे काफ़ी कुछ शायर वगैरह जानते। तो फिर गई किचन में, घर में सेवक तो थी, गई किचन में कुछ करने, पता नहीं क्या कर रही थी। मुझे बोले तुम बैठो इनके साथ बातचीत करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बातचीत कर रही हूँ। उसकी बात माननी पड़ती थी। ये नहीं अगर मैं 1-2 साल बड़ी हूँ तो इसे वो नहीं, बात चलेगी उसी की, मेरी नहीं चलेगी। वो अपना अधिकार मानती थी। मैंने कहा अच्छा भाई, जो जो कहो, मैं बैठी हूँ यहाँ बातचीत करती हूँ। अच्छा फिर थोड़ी देर हो गई, चंद्रकांता क्या कर रहे हो वहाँ बैठ कर? हे भगवान, तुमने तो मुझे कहा बैठो यहाँ, अब क्या बताओ क्या करूँ? तो हंसते कहते हम लोग, हमारा बड़ा अजीब सा रिश्ता था। ये नहीं कि अब एक लेखिका बड़ी दूसरी बड़ी का या छोटी, ऐसा कुछ नहीं था, बहनों की तरह। अब इधर आओ, मैं यहाँ अकेली हूँ। अच्छा भाई बोलो। वो क्या करती, वो पापड़ तल रही थी। वैसे वो बाहर से थोड़ा बहुत कुछ मंगाया होगा, पर वो चाहती थी, मैं चाहती मेरे घर में वैसे रहें जैसे मैं अपने भाई बंधु के लिए करूँ वैसा। ये नहीं कि बहुत आम जहाँ 10-15 हज़ार चीज़ें लाऊंगी रखने, नहीं। कहते मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, पर मुझे उसमें आत्मीयता नहीं दिखती। मैं घर कुछ नहीं करूँ, घर से मैंने पापड़ तो ताले दिए। पता नहीं कि मैंने, मेरा हाथ है इसमें कुछ। तो एक अपनापन था, इसका सौंधापन था उसमें। अच्छा लगता था मुझे। फिर लोग मुझे देखने के, अभी इसको बोलते उठो, बोलते खड़े, क्या बात है कुछ। हमारे हिंदी के ज़्यादा थे नहीं, ज़्यादातर मुझे लगा बाहर के ही थे उसमें। पाकिस्तान से भी कुछ थे, उर्दू के शायर थे कुछ। तो खैर, एक मोहन गुप्त थे, वो राजकमल में काम करते थे, वो भी थे वहाँ पे। तो खैर, ये मैं उसको कहती हूँ, उसका जो व्यवहार था। अच्छा एक बार वो हमारे एक मित्र हैं, नाम नहीं बताऊँगी, तो उन्होंने एक पार्टी दी। बड़ा दिन था, कुछ था पता नहीं, जन्मदिन था किसी का या कोई बच्चा हुआ था किसी का। बहुत बड़ी ज़बरदस्त पार्टी। उसमें काफ़ी देशी विदेशी पकवान थे, अलग-अलग स्टॉल थे, कोई इटालियन था, कोई इंग्लैंड था, कोई किसका था। तो वो आई, पद्मा आई, जो था शगुन-वगुन देना था वो तो दे गई, फिर चली गई। मैंने कहा क्या हुआ? खाना नहीं खाना? वो उससे एक बात बोली। मैंने कहा पार्टी इतनी बड़ी? बोले दिस इज़ नॉट माय काइंड ऑफ पार्टी। मैंने क्या तुम्हारी काइंड ऑफ पार्टी क्या है? अब आई हो, जो भी पाना है वो खाओ, डोसा खाओ, इडली खाओ, उसमें तो बहुत कुछ है वहाँ। नहीं, वो नहीं खाई। बोला मुझे आर्टिफिशियल लगता है। भैया, अब सबका अपना हिसाब किताब है, अपने शौक हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। वो चली गई बिना खाए। मैंने कहा भाई तेरी मर्ज़ी, मैं क्या कहूँ? मतलब नहीं लगा अच्छा, तो नहीं लगा। बोला कुछ नहीं, आशीर्वाद दिया, सब कुछ बातचीत करी। तो उन्होंने कहा बैठो-बैठो, हाँ मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, और चली गई। तो ख़ैर, अपनी धुन की पकी, अपनी बात की पकी, मैंने उसका ये देखा स्वरूप, ये बहुत देखा है मैंने। तो ख़ैर, हमारे मेरे बेटे की शादी थी। यहीं तब मैं पालमर आई थी यहाँ, गुड़गाँव आई थी, कोई 20 साल से ज़्यादा हो गए। तो मैं जैसे भेजते हैं, जैसे बुलाते हैं किसी को, जनरली होटल में रिसेप्शन करते हैं, तो उस पर मैंने सभी मित्रों को बुलाया था, उसको भी बुलाया। चंद्रकांता, तुमने घर पर नहीं बुलाया? मैंने कहा घर भाई, तुम तो आ सकती, तुम तो घर की हो। तो मैं तो आऊँगी। मैंने कहा ज़रूर आओ तुम मेरे घर। वो आई थी, बालाघाट आती थी मेरे पास, बहुत कम आती पर आती थी, मैं भी जाती थी उसके घर। तो बोली मेहंदी कब है? जैसे शादी में कई दिन होते, मेहंदी होती, देवगन होता, वो सब जानते थे कश्मीर में कैसे होता है। मेहंदी कब है? तो मैंने कार्ड वार्ड तो वैसे भेजा, तो उस पर लिखा था। अच्छा मैं आ रही हूँ। मैंने कहा आ जाओ। वो आ गई, थोड़ी देर हो गई। मेहंदी रात को हमारे जैसे सब और भी करते हैं, रात को गाना बजाना महिलाएं करती हैं, लगभग सभी जगह होता है हमारे एरिया में। अब रात हो गई थी, दिन का टाइम था, हमारे यहाँ देवगुण होता है, यज्ञ होता है उस दिन। वो बोली अरे तुम लोग कर चुके? मैं कहा वो तो हो गया। अब कैसे हो गया? मैंने तो बिगा बने गाने हैं मुझे। अच्छा भाई, अब बताओ, अगर गाना चाहती हो तो हाँ, ढोल लाओ, ढोल, वो ढोल की चिमटा पिमटा वो सब जो होता है, हम कहीं से लाए थे, मंगा के लाए थे कहीं से। तो बोली नहीं, भेजो भेजो, भेजना है किसी को। मैंने उधर से यही चल रहा है दूसरी तरफ, हाँ भाई ठीक है। तो ये मैं कहती हूँ उसकी प्यार से, ये बात नहीं कि उसको ऐसे कुछ शान दिखानी थी। मुझे बने गाने हैं, तुम्हारे बेटे के लिए मैं बने नहीं गाऊंगी। तो लाया ढोल की पोल की, खूब जमाया उसने रंग। सबको, लड़कियां पड़कियां शादी में तो आई ही थी, बैठी थी। तो चलो स्वर मिलाओ। पहले मिले तुम तो डोगरी में आ गई, बेचारे क्या स्वर मिलाएंगे? नहीं मैं हिंदी गाने पे गाऊंगी। फिर उसने कुछ फिल्मी गाने में गाने भी गाए। ऐसा समा बांधा उसने कि अब घर में काफ़ी लोग थे, मेहमान आए थे, हमारे भाई बंधु भी थे, बाहर से आए हैं। वो बड़ी इस आवाज़ से बड़े खिंच कर चले आए, वो खड़े हो गए दरवाजों पर, खिड़कियों दरवाजों। मैंने तो पद्मा ने देखा, कश्मीर में बोला वो आदमी क्या छे बिहेव, आदमी खड़े क्यों हैं? नीचे आकर बैठिए और सुनिए। कुछ तो बेचारे भाग गए, उन्होंने कहा ये बड़ी दबंग महिला है, यहाँ पता नहीं क्या कहेगी, पर कुछ तो बैठ भी गए। और बहुत अच्छा लगा, उसके एक आत्मीय वातावरण था।
तो बोली मैं तो आज कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा व्रत है। मैंने कहा अरे तुम इतनी दूर से आई, कहवा बनवाओ। उसको कहवा बहुत पसंद था, कश्मीरी कहवा पिया और चली गई। मैंने कहा तुम अब कुछ तो खाना चाहिए। नहीं मेरा व्रत है। दम आलू बनाए हैं, उसको दम आलू बहुत पसंद है। मैंने कहा हाँ बनाए हैं, दम आलू दे भेजा देना। मैंने कहा नहीं साथ में ले जाओ, बाद में कोई नहीं जाएगा शादी में। तो बस टिफिन कैरियर में दम आलू लेकर गई, बस चली गई। बाद में वो आई थी, फिर जब रिसेप्शन था होटल में किया था, मैं वहाँ भी आई। मुझे आना है। मैंने कहा अब तो आ गई, अब क्या करोगे वहाँ, उस दिन भी नहीं खाओगे, उस दिन भी व्रत होगा तुम्हारा। और था भी, उन्होंने नवरात्र के कुछ दिन चल रहे थे, मानती थी। नहीं मुझे तुम्हारी बहू को कड़े पहनाने हैं। मैंने कहा पहना तो तुम्हारी मर्जी है। अरे बहू पर भी उसने थोड़ा बहुत देखा। बहू तो पहले आई थी, क्योंकि मेरी बहू अमेरिकी है, पहले आई थी। उसको देखा, बोला बहू तो अच्छी है, पर चंद्रकांता तुम अमेरिका क्यों चली गई, तुम्हारे यहाँ इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। तो मैंने कहा देखो ये तो प्यार की शादी है, तुम मुझे बीच में विलन क्यों बनाती हो। उसकी मर्जी थी, उसने शादी की, उसको लड़की पसंद आ गई। हाँ वैसे लड़की तो अच्छी है। मैंने कहा, चलो तुम्हारा मिल गया उसका सर्टिफिकेट। पर ये बात कहे, और जाहिर है अगर मेरी बहू ने सुनी होगी, थोड़ी बहुत समझती तो है हिंदी, पढ़ती है वो हिंदी अभी भी, वो छोड़ती नहीं। तो मुझे लगा तुम्हें ये क्या कह रही है, नहीं कहना चाहिए। अरे अरे मैं तो ऐसा ही कहती हूँ, ठीक है बहुत सुंदर है, अच्छी, और बेटे ने की है तो है ना, अपनी हो गई। तो कुछ मतलब आगे पीछे नहीं देखती थी। जब अपनापन कहती भाई तो थोड़ा तो देखा करो भाई, नहीं जैसा अपनापन है वैसा, ये करो ये नहीं करो, मैं ये खाऊंगी, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो ऐसा जैसे अपना भाई बंधु है। मुझे ये बात उसमें बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग देखिए सच बर्दाश्त नहीं करते। उस ज़्यादातर हम लोग के पास चेहरे होते हैं, कई चेहरे, कभी एक लगा दिया, कभी दूसरा लगा दिया, कभी बहुत देर गंभीर भाषण देंगे, व्याख्यान देंगे, जैसे हमारे जैसे कोई विद्वान है ही नहीं दुनिया में। कभी ऐसी बचकानी बातें करेंगे कि क्या हो रहा है इसको। चलता रहता है, ये सब चलता रहता है। पर पद्मा के साथ कई बातें, कई चीज़ें हैं, कई यात्राएं हमने इकट्ठी की हैं। यात्राओं के भी बड़े अजीब किस्से हैं। एक बार हम ट्रेन से गए थे, ज़्यादातर कोई ट्रेन से नहीं जाती, पर जयपुर जाना था। बोली नहीं भाई वहाँ एयर से क्या जाना, ट्रेन से जाएंगे। मैंने कहा चलो। तो मैं सुबह सुबह जाऊँगी, तो उधर गुड़गांव नहीं जाऊँगी मैं। मैंने कहा जयपुर तो वहाँ से पास पड़ेगा क्या है। नहीं नहीं, तो रात को आओ। फिर रात को मैं उसके घर आई, सुबह सुबह हम निकले। अब वहाँ गए तो उन्होंने हमारा इंतज़ाम होटल में किया, अच्छे होटल में किया था। वहाँ उनसे वो बोले, वो गाड़ी लेकर आए, बोले आपका यहाँ इस होटल में। क्यों, घर में जगह नहीं है क्या। मैंने कहा पद्मा अब इन्होंने, नहीं नहीं मैं होटल में नहीं रहती। मैं बाबा रे, मैंने कहा क्या करें। बोली हाँ कहवे के बारे में बताऊंगी आपको मधु। तो मैंने कहा एक रात की बात है। नहीं जी मैं तो होटल में नहीं रह पाऊंगी। तो वो बेचारे वो थे पे, वही कुछ प्रशासन में भी थे, वो क्या थे काम। बोले कोई बात नहीं, मेरे पास है, हमारे एक है गेस्ट हाउस है, आप रहे गेस्ट रूम में। तो हम वहाँ रहे। वहाँ इतनी आदमी हो गई उनसे मिलकर, क्या बना रहे हो तो हमें बस सादा खाना खाना है, हम ज़्यादा ये नहीं करते हैं। उनसे मिली, उनके बच्चों से मिली, बातें की, तो फिर इतनी घुल मिल गई जैसे उन्हीं की थी वो। तो ये गुर था उसमें, अपना बनाने का सब बहुत अच्छा। उन्होंने स्त्री विमर्श के बारे में पूछा। ये बोली ये स्त्री विमर्श मैं नहीं समझती, स्त्री सबसे बड़ी है, उसकी कोई तुलना नहीं है पुरुष से। तुलना करना ही गलत है, वो जन्मदात्री है उसकी। आप तो क्या क्या कहेंगे, स्त्री बड़ी पुरुष से, पुरुष बड़ा ही नहीं। ये ठीक है, आपने उसको समझा नहीं है, नमस्कार, आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की है, तभी आपको ये भेदभाव लगता है। वो कहते थे मैं इस पर पढ़ती नहीं, मैं स्त्री को बड़ा मानती हूँ, वो है, बस। अब आप कोई तर्क करिए, वो नहीं मानेगी। वो देती थी अपने तर्क भी देती, वो ज्यादातर कहती मैं मानती हूँ सो मानती हूँ, अब देखो कहाँ नहीं है स्त्री। मैं कहा भैया सब ठीक है, पर आज भी हम जानते हैं स्त्री बड़ी, अभी अभी भी ये स्त्री विमर्श के नारे कितने भी लगाइए आप, अभी भी वो हमारा समाज उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा, पुरुष समाज। पता नहीं क्या है, कब ये मानसिकता, हम कहते हैं मानसिकता बदल, मानसिकता एक दिन में नहीं बदलती। शिक्षा है वो सब, आपको अधिकार मिले, दुनिया भर के अधिकार मिले। वोट का अधिकार सबसे पहले मुझे लगता है यहाँ हिंदुस्तानियों को मिला, बाहर वाले तो बेचारे घिसते रहे कई सालों साल, तब मिला। बहरहाल पद्मा नहीं मानती थी, मैं कहती जो है बड़ी सो है, आप बहस करो, बहस से क्या होता है। उसने अपना जीवन जिस तरह से गुजारा था, वो एक दबंग स्त्री का था। उसको कोई पुरुष तो उसके आगे क्या करता, सवाल ही नहीं उठता। पुरुष भी देखे उसने
मतलब हर तरह के सुख दुख तो देखे ही उसने, पर हार नहीं मानी। ये बात बहुत अप्रिशिएट करने वाली है। जो औरत तमाम, देखिए ज़िंदगी में काफ़ी विसंगतियाँ होती हैं, द्वंद्व होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, विडंबनाएँ होती हैं, क्या नहीं परिवारों में होता है, घरों में होता है, बाहर होता है, पर वो लांग आई सबको। ये मैं सचमुच मुझे लगा कई चीज़ों से सीखना चाहिए, खासकर हमारे यंगर जनरेशन को। वो देखिए परमा जी सिर पर वो लगती थी, कभी वो नंगा नहीं रखती थी, हमेशा दुपट्टे से ये रखती थी। मैंने कहा दीदी अगर तेरे सिर से ये पल्लू खिसक जाए तो? बोलती थी नहीं ये मेरी पहचान है। ठीक, अच्छी लगती है। और पहनने ओढ़ने का उसको बड़ा शौक था, अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती थी, खुश होगा। सच जम्मू की डोगरी थी बेसिकली, तो डोगरी का सुथन और वो पहनती थी। जब कभी मुझे याद है एक बार, इनकी करण सिंह से बड़े अच्छे रिश्ते थे। उनकी पत्नी जो उनकी पत्नी थी ना, यशो क्या नाम था, यशोमती नाम था उसका, नहीं जो भी है अभी याद आएगा मुझे। तो वो आई थी और करण सिंह जो आए थे, कुछ प्रोग्राम था, मुझे याद है क्या प्रोग्राम, पद्मा का ही कुछ था। तो उस दिन उसने सुथन पहना था, बिल्कुल डोगरी लिबास, ओढ़नी वोढ़नी लगा के। तो जाहिर है तो अपना पोशाक था। और भाषा से इतना प्रेम है। देखिए मैं मानती हूँ हम सभी को अपनी भाषा से प्रेम होता है। देखिए आप खास जो कहते हैं ना, जहाँ आपकी जन्मनाल गढ़ी है, उस जगह जहाँ बचपन बीता है, यौवन बीता है, यादें हैं उसकी, बचपन की, युवावस्था की, कई यादें, हर तरह की यादें होती, मीठी यादें होती हैं, वो आप भूलते नहीं। मैं तो समझती विस्थापन में 35 साल में, मुझसे पहले ही विस्थापन था, खैर वो वैसा विस्थापन नहीं था, उसमें आना जाना रहता था, घर था, घर में बीच में हमने नया घर भी बनाया था। हाँ अच्छा, ये कहते कोई स्त्री विमर्श बहसबाजी के अंतर्गत आ गया था। इसकी ये बहसबाजी खत्म नहीं होने की है सरोजनी जी, ये चलती रहेगी जब तक, वो कहते हैं ना मानसिकता बदलो, ये मानसिकता कब बदलेगी, उसका इंतजार करेंगे आप? हो नहीं पाएगा इंतजार। इसीलिए लड़कियां अपना, उन्होंने अपने अस्त्र रखे हैं अपने पास, तेज धारदार अस्त्र। मुझे याद है प्रभा खेतान ने एक जगह कहा है कि स्त्री जब अपने अपने को उघाड़ कर ही अपने जख्म दिखा सकती। हाँ यशोराज लक्ष्मी, ठीक है ज्ञानेश्वर, क्या यशोराज लक्ष्मी, आज देखो यशोराज लक्ष्मी को मैंने कब देखा है ज्ञानेश्वर बताओ। हम कश्मीर में थे ना, तो वहाँ पर गणेश मंदिर के सामने हमारा घर था, मेरे पिताजी का घर 5 मंजिला घर था। तो गणेश मंदिर में करण सिंह जी आते थे, यशोराज लक्ष्मी भी आई थी एक बार, बड़ी सी युवा थी, हम भी छोटे थे तब, बड़ी सुंदर लगती थी। हम खिड़कियों से, हमारे पर जालीदार खिड़कियां रहा करती थी, तो हम देखते थे वहां से बड़े उत्सुक होकर। वो आई यशोरा, बड़ी प्यारी सी थी वो, मुझे याद है, तो गुजर गई, उसको मैं जानती हूँ। खैर मिली ऐसे तो बातचीत नहीं हुई है, पर मिली हो 1-2 बार, जो दिल्ली में भी इसकी पद्मा के प्रोग्राम में आई थी एक बार ही मैंने देखा उसको, बहुत प्यारी सी थी। एनीवे यशोराज लक्ष्मी भी याद आ गया मुझे। तो जोड़ी बड़ी अच्छी थी। अब देखिए कोई हमेशा के लिए तो रहता नहीं, वो भी छोड़ कर गई करण सिंह। एनीवे संसार तो ऐसे चल रहा है। ये क्या मैं कह रही थी, बात से बात निकली, बीच में इनका प्रश्न आ गया। तो डोगरी की बात में कह रहे हैं, डोगरी की बात तो वो तो आप कैसे जानते उन्होंने क्या किया, कितना उत्थान किया डोगरी। वो कहती थी कुछ अजीब सा था उसका। देखिए मुझे याद आता है ये, अब जैसे मैंने अभी कहा अपना प्रदेश तो सभी को प्यारा होता है, यादें हैं वहाँ पर, और क्या, बाकी तो हर जगह। अब हम कहते हैं ना ये पूरा राष्ट्र, पूरा पूरा भारत हमारा है, बोलते हैं ना हमारा, और है भी, इसमें कोई शक नहीं, हम यहाँ के हैं, भारतवासी हैं। पर मुझे एक बात बताइए, मैं जाती हूँ कभी विदेश में, मेरा बेटा कभी वहाँ जाती हूँ, तो पूछते हैं आप कहाँ से हैं, मैं कहती हूँ मैं भारतीय हूँ। वो कहते वो सब तो है वहाँ, और काफ़ी हिंदुस्तानी आप जानते हैं दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। वो कहते हैं वो तो ठीक है, पर है कहाँ के आप? मैं कहती हूँ मैं आजकल, जैसे मैंने कहा आप दिल्ली में रहती हूँ या गुड़गांव में तो बाद में आई, गुड़गांव में रहती हूँ। वो तो ठीक है, पर आप हैं कहाँ के? भगवान, मैंने कहा अब मैं, अभी तो मैं 32 साल हो गए यहाँ, हरियाणवी हूँ मैं अभी, तो नहीं, पर हैं कहाँ के? ये जब तक खोल खोल कर आपसे पूछा नहीं जाएगा, गांव शहर जो भी है, ताल्लुका, वो सब कहाँ पर है? मैंने कहा भाई मैं श्रीनगर कश्मीर से। फिर साथ में क्या कहते हैं, ओ मतलब तो तुम शरणार्थी हो? मैंने कहा भैया 32 साल हो गए शरणार्थी जीवन भी व्यतीत करते हुए, पर एक बात अच्छी हुई हमारे साथ। देखिए कहते हैं ना तकलीफ में भी कुछ बातें होती हैं सिर्फ जो शायद हमारे हित में होती हैं।
घर तो खो गया, सब कुछ हो गया हमारा। बल्कि मैंने कहा था, हम पहले डाउनटाउन में रहते थे कश्मीर में, तो बाद में इसी दौरान काफ़ी साल हम बाहर रहे। कभी हैदराबाद में 13 साल रहे, जयपुर में भी इसमें जयपुर में पिलानी में ही 6 साल रहे मैं, वहाँ MA किया, फिर पढ़ाया 2 साल। ऐसे ही भुवनेश्वर में 6 साल रहे। तो काफ़ी समय, आधी से ज़्यादा उम्र तो मेरी बाहर बीत गई। लेकिन इस बीच में आना जाना, हर साल जाते थे, 1 महीना 2 महीने जाते थे मिलकर। वो लोग भी आते थे हमारे पास, सास ससुर जी आते थे। तो ये नहीं लगता था कि हम निकाले गए। हमें, जैसे मैंने कहा ना, नौकरी के लिए निकले थे, तो ठीक है, कहीं कोई भी जा सकता है नौकरी के लिए प्रदेश में, किसी प्रांत में, प्रदेश में, किसी शहर में। विदेश में भी जा सकता है अगर वो लौट कर आना चाहे तो खैर, बाद में जो हुआ सो आप सब जानते हैं क्या हुआ। तो बाद में हमारे दरवाजे बंद हो गए। अब लोग कहते हैं खुले। अब ये भी एक विडम्बना है। आजकल जब ये 370 धारा हो गई आपकी पास तो हो गई, हालांकि विवाद अभी भी चल रहा है। विवाद की बात नहीं है, फिर भी विवाद हैं और वो चलते हैं विवाद। तो मुझे कोई पूछता है, अच्छा चंद्रकांत तुम कब जा रहे हो कश्मीर? मैंने कहा भैया, पहले तो देखो मेरा वहाँ कुछ है ही नहीं। कश्मीर वो घर पर सब गया है, खत्म। तो दूसरी बात है, ये अभी सवाल ही नहीं उठता सवाल, जब तक वहाँ शांति नहीं हो, जहाँ पर माहौल ना बने। देखिए आज भी अगर मैं, चलिए मैं इस बात में खुशकिस्मत हूँ कि मैं बाहर दुख तो पाया, सब तो खोया हमने, मगर फिर भी हमारी जान बच गई और हम यहाँ सिर पर छत है मेरे, ये बात तो है। अगर जिनके पास सिर पर छत भी नहीं, जिनका बिल्कुल खत्म, जम्मू में काफ़ी ऐसे हैं जो गांव से थे, जिनको बिल्कुल ज़मीन जायदाद थी, वो सब खत्म चली गई। आप इंतज़ार करते हैं लोग। फिर मुझे बताइए, अपने देश में, अपने गणतंत्र, स्वतंत्र गणतंत्र में आप क्यों शरणार्थी हो जाएंगे? किस कारण? आपका दोष तो था नहीं। क्या दोष था? बहरहाल, ये कभी मैं इस बारे में बात करूंगी। अभी हम पद्मा की बात कर रहे हैं। पद्मा को भी इस बात का दुख था। उसने भी लिखा, उसने काफ़ी लेख लिखे हैं इस पर, विस्थापितों की कंडीशन। वो गई है वहाँ पर, शरणार्थी शिविरों में जाती थी, उनके दुख पूछती थी। मन उसका बड़ा कोमल था मन। बल्कि उसने एक उपन्यास लिखा, इन बिन, आपको तो पता, वो, हाँ, इन बिन उसने लिखा है। इस पर जो घर की नौकरानी वगैरह होती है ना, काम का स्त्रियाँ, वो कहती है, चंद्रकांता इनके बिना हमारा काम तो चलता नहीं। पर हम इनको मनुष्य समझते ही नहीं। हमें लगता है ये कुछ भी, हम पैसा इनको देते हैं तो कुछ भी करेंगे हमारे लिए। तो मन में इसकी दया थी। काफ़ी दान वान भी देती थी, गुप्त दान देती। जैसे उसको, महिला को देखा तो उसको मोटी चुन्नी देखी, उसको गर्मी में बेचारी इतनी मोटी चादर पहने, उसको पतली सी चुन्नी दे दी। वो बचपन से ही उसमें ये थी, देने का भाव था। चलिए, अच्छा तो अपनी ज़िंदगी गुजार के गई और कहाँ कहाँ नहीं पहुँची, कहाँ कहाँ नहीं पहुँची। लता मंगेशकर से मिलना, बताइए। इसमें कोई शक नहीं। इसमें उनके पति सुरेंद्र जी, वो दिल्ली में, बॉम्बे में भी रहे हैं काफ़ी देर। इनकम टैक्स में शायद उनको नौकरी मिली थी वहाँ। और ये भी एक कारण है कि उसका मुंबई में जाना, लोगों से मिलना। वो संगीता जी हैं, आप तो जानते हैं। तो इसके वो जाते थे, अब काफ़ी लोगों से मिलना मिलाना होता था, लेखकों से, पत्रकारों से और उनके संगीतज्ञों से। वो भी, पद्मा जी भी चली जाती थी। वो कहते, मैं वहीं पर मैं धर्मवीर भारती जी से मिली। पहले वो बिल्कुल डोगरी में ही लिखती थी, हिंदी में नहीं लिखती थी। तो कहते, वहाँ पर उसने कहा, वो डोगरी में कुछ कुछ हुआ था, कुछ पता नहीं, कोई बड़ा सा आयोजन हुआ था। तो उन्होंने कहा, हम भारती जी से मिले, उनसे कहा, मैं चाहती हूँ अगर कोई लिखे, कोई आयोजन था उसके बारे में, तो आप क्या उसे छापेंगे? तो भारती जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं छापेंगे, कौन लिखेगा? देखो, किसी से लिखवाऊंगी। तो पद्मा, उन्होंने कहा, किसी से क्यों, तुम खुद क्यों नहीं लिखोगे? वो बोली, मैं तो लिखा नहीं। थोड़ा सा संकोच होता पहले पहले, जिस भाषा में आपने लिखा नहीं। बोले, नहीं, जैसे बोलती हो वैसे ही लिखो। और आप लोग, उसकी भाषा में बड़ी सादगी है, और हिंदी में बिल्कुल ऐसा एक रवानी है उसमें, तो अच्छा लिखती है वो। बिल्कुल बिल्कुल आत्मीय लगता है। वो ज़्यादा शिल्प के चक्कर वक्कर में नहीं पड़ी। वो कहती, मुझे लगता है जो मेरी, जिस तरह मैं बोलती हूँ उसी तरह लिखो, बस मेरी बात आप तक पहुँचनी चाहिए। और हिंदी में भी उसने काफ़ी कुछ लिखा, कई उपन्यास लिखे। कविता वो ज़्यादातर पहले डोगरी में लिखती थी, उसका अनुवाद करती थी, बाद में अनुवाद करती थी उसके बाद। तो अनुदित शायद वो इतना नहीं प्रभावित करता है हमें। पर जो डोगरी की, उनको सुनी है, रोना आता है, कुछ ऐसी कविता है लड़कियों के बारे में, आंसू बहने लगते हैं, इतनी मार्मिक। देखिए, उससे खुद भी भोगा है, जीवन में बहुत कुछ भोगा है उसने। और वो उसके शब्दों में, वो कहते हैं ना, लेखन क्या है, हमारी जो अनुभूति, अनुभव संसार जो है, उसको हम शब्दों के आलोक में देखना चाहते हैं। जो हमारे जो अनुभव हैं जीवन के,
कुछ भी है उसमें, सुख दुख दोनों चीजें हैं। तो ये सब उसने शब्दों के आलोक में देखा है, और उसको रख एक बार बराबर आप कह सकते हैं एक इतिहास है उसका। वो चली गई पर वो रहेगा, पद्मा रहेगी, वो कहाँ जाएगी। आपने बनेगी देहरी, मुझे लगता है उसमें नहीं, वो तो खैर अलग चीज है उसमें। हाँ, आपने बनेगी देहरी में आप तो जानते हैं शायद, आपने पढ़ा भी होगा, उसके बारे में मैंने उससे बात की थी, तो वो कहती है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। देखिए अगर मुझे मिल गया, उससे बात हुई थी इसमें। वो तो वही उसमें भी वो स्त्री को दिखाती, वो कहती है देखिए स्त्री, वहां पर भी एक स्त्री है जो एक साधु से प्रेम करने लगती है, पर वो साधु साधु तो प्रेम तो करना जानता है, पर वो एन टाइम पर मुकर जाता है, शादी वादी नहीं करना चाहता, डरता है, समाज से डरता है। और वो लड़की वो नहीं डरती, वो कहे अगर मैंने प्रेम किया है तो किया है। तो वहां भी वो दिखाती स्त्री मजबूत है, वो परवाह नहीं करते, तुम ठीक है, तुम नहीं करना चाहते नहीं करना चाहते, तुम भगोड़े हो तुम्हें प्रेम करने का अधिकार ही नहीं है। जो इतना डरता है, डरपोक है, वो क्या प्रेम करेगा। तो वहां पर स्त्री को मजबूत स्त्री दिखाई है उसने, उसके किरदार बड़े मजबूत होते हैं। कुछ कुछ ये लगभग सभी सुगी नारायण भी प्रभावित करती है अपनी बातों से, अपनी जैसे किस्से कहानियों से। तो पात्र कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं है। नौशीन पर मुझे जरूर लगा, नौशीन पर उसने मुझसे पूछा था कि तुम बताओ मुझे। मैंने कहा देखो तुमने लिखा कश्मीर पर लिखा है, इसमें कोई शक नहीं, बस ज़्यादा उसने क्या किया है, हालांकि वो कश्मीरी जानती है, लोक संस्कृति से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, वो रही है वहाँ पर उसने कहा चंद्रकांता जिस तरह तुम लिख सकते हो, मैंने तुम देखो तुम डोगरी लिखोगे, हिंदी में बहुत कुछ लिखो तुम। मैंने एक अंतिम साक्ष नाम से उपन्यास लिखा, छोटा उपन्यास है, उसमें डुगर परिवार है जम्मू के इस पर वो बेस्ड, उसका अच्छा छोटा सा उपन्यास पर अच्छा उपन्यास है, जैन विजय उसको बहुत पसंद किया। तो वो है, तो मगर मैंने कहा देखो लोक संस्कृति उसमें भी उतनी नहीं है जितनी कश्मीर, जैसे ऐलान गली में है जो लोक संस्कृति, वो उतनी नहीं है। उसमें विषय है प्रेम है, जीवन है, जो भी है, काफी कुछ है उसमें, देखने से ताल्लुक रखता है। तो मैं भी उस तरह से नहीं लिख सकती, वो मानती थी ये बात, हालांकि बहुत जानती थी। मैं अक्सर कश्मीरी में बात करती, मैं कहती भैया मैं भी हिंदी भी जानती हूँ भाई, घर में भी हिंदी में बात करती हूँ, कश्मीरी में भी करती हूँ, हिंदी में, क्योंकि मैंने हिंदी को पता नहीं पूरा जीवन दिया है। ऐसा नहीं कि कश्मीरी कमज़ोर भाषा है, कश्मीरी भाषा में बहुत, हमारी पहली जो लेखिका हुई है, लेखिका ही कहेंगे उसको, वो हुई जब पहले तो आप जानते हैं लिखने का तो था ही नहीं, प्रचलन नहीं था, ज़बानी से जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आती थी बात, जो चले आते थे किसी किसी। तो वो थी लाल दत्त जिसने पहली बार वो बोला अपना, बहुत ही, लाल दत्त बहुत बड़ी मानी थी, तो वैसे शैव योगिनी वो, पर बहुत अच्छी कवित्री थी। आप देखिए, आपको कबीर जो हुए हैं वो 15वीं शती में हुए हैं जहाँ तक मैं समझती हूँ, पर ये 13वीं शती में हुए, सॉरी 14वीं, 1335 के आसपास लाल दत्त का जन्म हुआ। और ऐसी खांटी भाषा में उसने बात की है उस समय, जबकि ब्राह्मण समाज था और बंदिशें थी, आप तो जानते हैं, और भी ज्यादा बंदिशें होंगी तब। उसने मंदिर मस्जिद जैसे बिल्कुल, मैं हैरान, मैं कहती हूँ कभी ऐसा क्या है। देखिए 15वीं शती में आई कबीर, 14वीं शती में थी लाल दत्त, तो साम्य कैसे है, इतना बहुत साम्य है। जैसे वो कबीर कहते माला फेर जुग बया फिराना मन का फेर, मतलब करके करने मन का, वो फेर मन का क्या बोलता है जो भी उसने कहा है, उसने भी कश्मीरी में कहा है, परान परान जवताल भोजन, मतलब पढ़ते पढ़ते मेरी जीभ और मेरा तालुस हो गया, मगर मन का मैल नहीं गया मेरा। क्यों। और कभी भी कहते जब मैंने देखा, मैं तो बाहर ढूंढती रही, जैसे कहते हैं लाली मेरे तेरे, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। वो कहते मैं तो दुनिया भर में देख रही हूँ अपने प्रिय को, कहाँ कहाँ है, मुझे कहीं नहीं मिला। पर जब मैंने, ये खुद कहती है ललित, जब मैंने अपने भीतर देखा तो वो तो मेरे अंदर ही थे, मैं कहाँ ढूंढ रही थी उसको। वो शायद योगिनी मानी जाती है, बहुत बड़ी योगिनी हुई है। तो इस तरह उसने किया, मंदिर के लिए कहा क्यों इतना तुम ये करते हो, मन का मैल तुम्हारा जाता नहीं, फायदा क्या, भगवान कैसे खुश हो गए। और ये कहते वो तो सब में, उसमें जब उसके समय, जब ललदत बोलते उसके ललेश्वरी वो हुई, तो तब बहुत शिव मतलब हो गया था कश्मीर में। पहले तो आप जानते हिंदू का राज था, बाद में पतन हुआ था हिंदू का, और बाहर से आक्रमण बहुत हुए थे, तो काफ़ी कुछ हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ था काफ़ी, फिर दो भाइयों भाइयों में आपस में काफ़ी तक काफ़ी कुछ खराब माहौल हो गया था। तो वहाँ पर वो कहते हैं शेव शी थल थल रोज़ान,
शिव सर्वत्र व्याप्त है। शिवशी थले थले रोजान मोजान ब्योंद हुन तो मुसलमान त्रुखी चुक पन में पान पर जान स्वाय शे साहिब सहित असली जान। वो कहते शिव तो हर जगह विद्यमान है, हर कण कण में व्याप्त है। तुम क्यों भेदभाव करते हो? अगर तुम विद्वान हो तो तुम्हारी तर्क शक्ति है, तुम अपने आप को पहचानो। तुम देखोगे वो तुम्हारे भीतर जैसे दूसरे के भीतर भी वही है। ईश्वर से तुम्हारी वही पहचान है जब तुम अपने आप को पहचानो और सबको एक समान मान लो। और पुरुषों को भी वो बहुत लताड़ती थी। कहते हैं उनके बारे में कई बातें कहते थे, निर्वस्त्र घूमते, अनावरण उसको कोई पहनती बहनती। कहते हैं पता नहीं इसका अर्थ क्या है। ये भी हो सकता था कि उसके कोई चेहरा नहीं था, जैसे खांटी भाषा में बात करने वाली तो वैसी थी वो, कोई ऊपर से उसने खोटा नहीं रखा था। जो भी उस पर बड़े विवाद है। तो ये कहते कई जब जो बड़े लोग होते हैं ना उन पर कुछ फिर कहानियां भी जुड़ती हैं उनके साथ, किस्से जुड़ते हैं, सच्चे झूठे जो भी है, लोक विश्वास के आधार पर। तो कहते वो निर्वस्त्र घूमती थी। वो किसी ने पूछा भाई ऐसे तुम्हारे यहाँ पर इतने पुरुष हैं, तुम ऐसे कैसे घूमते हो इस तरह से? तो वो कहते कहाँ है पुरुष, जरा दिखाओ मुझे। कहते दिखा खिड़की से बाहर। कहा बताओ दिखाओ कहाँ पुरुष? कहते कुछ लोग जाते थे, तो ये देखो। कहती मुझे तो भेड़ बकरियां नजर आती। इतना अपमान तो पुरुष में कभी हुआ नहीं होगा। तो कहीं मुझे तो पुरुष नहीं लगते। पुरुष वो है जो जिसमें तर्क शक्ति है, जो जानता है, जो समझता है, जो ज्ञानवान है। क्या ज्ञान है उसमें? स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करते हो, किस तरह का ओछा व्यवहार करते हो, पुरुष है कोई? शरीर धारण करने से पुरुष नहीं होता। वो कमाल की। कॉलेज की कुछ यादें गुरुओं के साथ सत्संग भैया, इसके लिए कभी बताऊंगी अलग। अभी तो पद्मा प्रभात के बीच में मैं भी आ जाती हूँ। अब क्या करूँ, जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ आपस में, शहरत जुड़ी है जम्मू कश्मीर में, तो ये आवन जावन तो होती रहेगी उसमें। जरूर जरूर बताएंगे। संस्मरण तो बहुत है, कश्मीर के भी बहुत है। पर पद्मा कश्मीर में नहीं पढ़ी। पद्मा की शिक्षा जम्मू में हुई, कश्मीर में नहीं। पर संबंध रहा, खासकर जब वो बीमारी के दौरान 3 साल रही, काफी समय बीता उसमें। तो उसके सब अपने बड़े डॉक्टर वहाँ के बहुत प्यार करते थे उससे, उसको फातिमा कहते थे, आदर करते थे उसका। वो कश्मीरी गाने भी बहुत जानती थी। और कहीं कहीं कोई गलत होता था, मुझे बुद्धिचंद कहा था इसको ठीक करो। क्या करूँगी भाई, कुछ होते हैं ना लोकगीत होते हैं, तो कुछ ठीक से याद नहीं, तो मैं उसको ठीक करते थे, खुश होते, अच्छा ये तुमने ठीक किया, चलो। मैंने कहा अब इसके लिए मुझे क्या मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा देखो। बड़े मजेदार बात है। एक बार दमालू के बारे में मैंने ये पहले भी कहा है। एक बार बोली मुझे दमालू चाहिए। मैंने कहा मैं तो इतने अच्छे, उस दिन तो वो शादी थी तो बाहर से आए थे बनाने वाले, मेरे को नहीं आते बनाने दमालू इतने अच्छे। तो ठीक है फिर तुम किस काम की हो, कश्मीरी दमालू नहीं? मैंने कहा यार मैं तो बहुत अच्छा नहीं जानती, कुक भी बहुत अच्छी नहीं हूँ, हाँ मेरी बेटी जानती है। अच्छा उससे बनवाओ। बताइए बेटी से बोलना दमालू बने, थोड़े खतरे की बात हुई। पर बेटी भी मानती है, वो कहते अच्छा तुम्हारी सहेली है तो बनाऊंगी। वो अच्छी, उसको पता नहीं कैसे सीखा, अरे वो साइंस स्टूडेंट रही है। अब उसने दमालू बनाए तो मैं वो बोल मैं आ जाऊंगी, कुछ फंक्शन था या पुस्तक, ये था पुस्तक मेला था, मैं आऊंगी, मुझे आना है, तुम भी आ जाना उधर। मैंने कहा आऊंगी, जरूर आना। मैंने कहा आ जाऊंगी। देख रहे जाते ही थे, हम पुस्तक मेले में जाते ही थे, हमारे भी कुछ कार्यक्रम हुआ करते थे। मैं आ गई तो मैं दमालू लेकर आई उसके लिए। क्या देखती हूँ पद्मा पता नहीं एक बड़ा सा बैग लेकर। मैंने कहा ये क्या है भाई? मैं छोले लाई। मैंने कहा यार क्या मैं छोले नहीं बनाती, मैं तो जानती हूँ ना ये जम्मू के छोले हैं। हे भगवान, अब बताओ इसमें भी भेदभाव। जम्मू के छोले हैं, ये कश्मीर के छोले, तुम्हें छोले बनाने आएंगे? आते तो हैं थोड़े बहुत। तो मतलब उसको हर चीज में अपना ही लगता था कि ये मेरी चीज है, ये तुम्हें नहीं आएगी। हाँ दमालू तुम बना सकते हो। फिर उसने, बल्कि मैंने कहा बेटी ने बनाई, तुम्हारी बात मानी, मेरी नहीं मानती। तो उसने एक बड़ा सा सुंदर सा छोटा सा एक वो दिया टाइप का था, बना दिया, ये मेरी तरफ से देना बेटी। कहा ठीक है। मतलब ऐसे बांटना, खुले दिल से बात करना, अपना मान अपनत्व बनाए रखना, मुझे लगता है इस चीज की बहुत जरूरत है आज। हम अपने आप को बड़ा साहित्यकार समझते हैं, ज्यादातर लोग, सभी तो नहीं। फुर्सत नहीं किसी को बात करने की किसी से। बात तब होती जब कुछ काम की बात हो, जरूरी बात हो। पद्मा में ऐसा नहीं था। पद्मा मुझे कम से कम मेरे साथ, मैं नहीं जानती बाकियों के साथ क्या रिश्ते थे, वो तो और लोग जाने। पर हमें 10-15 दिन अगर मैं बात न करती तो क्या बात है, क्या बात है, क्या पंडित जी से झगड़ा हो गया। मेरे पति को पंडित जी बोलती थी। मैं कहती तो हमेशा पंडित जी क्यों बोलती हो?
पंडित जी से मेरे सामने एक तस्वीर आती है उस पुरोहित जी की, जिसके पीछे बोधी लगी हो और वो गंजा सिर हो। मैं तो पंडित जी को भाई देखो पंडित तो हो, मेरे को तो है, पर फर्क होता है ना। पंडित 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 जी तो बोलने से मुझे अजीब सा लगता है। तो खैर उसका अपना स्वभाव था, बात मजाक भी करती थी बहुत। ठीक है, ये सब तो चलता रहता है। चला, बहुत आदमी बातें मुझे याद, उसकी बहुत प्यार करने वाली महिला, गुस्सा भी करती थी, मैं भी करती थी, मैं भी गुस्से में कम नहीं हूँ। मैं भी मुंह पर में कहते नहीं, ये गलत बात है, ये तुमने क्या किया, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई हो गया सो हो गया, माफी नहीं मांगते, हो गया सो हो गया, होता रहता है, चलो छोड़ो। ऐसा बहुत कम होता है। मैं बहुत इसलिए भी याद करती हूँ, मुझे लगता है दिन ब दिन ये आत्मीयता हमें कम होती जा रही है। हम लोग इतने पता नहीं अपने सिमट गए होते, हम तो दुनिया भर को ये दावा करते हैं, हम दुनिया का दुख जानते हैं, उसका ये जानते हैं। हमें शक्ति तो होती है लेखक में, संवेदनशीलता भी ज्यादा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी जो व्यवहार, निजी व्यवहार ज्यादातर मुझे लगता है अपने मित्रों के साथ हो सकता हो, पर एक सामान्य जन के साथ भी व्यवहार ठीक ठीक होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसमें क्या ज्ञान बगाड़ूं, सबका अपना अपना हिसाब किताब है। मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, मुझे ये सामान मिला है तो उसको नहीं मिला, कुछ ऐसी बातें। खैर छोड़िए, ये बात नहीं है। पद्मा का विजन भी बड़ा था, उसने उसने घर ये, मैंने एक बार उसे ये पूछा, मैंने पूछा तुम्हें, हाँ ये मैंने प्रश्न किया है, किस रचना से तुम्हें सबसे ज्यादा संतुष्टि मिली है। हम जैसे पूछते हैं सभी से, वो बोली वो तो वैसे हम कहते हैं कि भाई बच्चे सभी अच्छे होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब होते हैं, उसने भी बोला। पर वो बोली कि मैं कोई नई कविता लिखती हूँ तो वो अच्छी लगती है, बाद में निर्णय पाठकों पर छोड़ती है। वो तो हम सभी कहते भाई तुम जानो, हमने तो लिख दिया जो है, आप तो बताओ क्या करना है इसका। पर वो एक बात जरूर बोलती थी, वो बोलती थी कि उसको ठीक नहीं लगता था इतनी जारी, मैं नहीं कहती प्रतिस्पर्धा कभी कभी अच्छी भी शायद होती है, क्योंकि आप देखते ही अच्छा करता मैं भी करूं, हो सकता है एक तरह से वो आपको मतलब पॉजिटिव सेंस में अगर आप उसको ले लें। नहीं तो आप अगर वो मतलब ईर्ष्यावश तो वो तो फिर कुछ नहीं, अपना ही नुकसान करेगा। तो कई बातें मैंने उससे पूछा है, मैंने उससे पूछा। एक बार हमारी एक प्रसिद्ध कविता तो गुजर गई, वो दिनेश नंदिनी डालमिया, पता नहीं आप जानते हो, नाम सुना होगा। बहुत बहुत अच्छी कविता मानी जाती थी, वरिष्ठ थी, हमसे काफ़ी वरिष्ठ। एक बार मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप ये, मैंने इसी इंटरव्यू में ही उनसे बात की थी, मैंने उनसे पूछा था कालांतर में आपसे कोई पूछे दिनेश कौन थी तो आप क्या कहेंगे। वो बोली, ये उनके शब्द है, वो बोली उससे कहना वो एक प्रेमिका थी, काफी बुजुर्ग से वो एक प्रेमिका थी। तो मैंने पद्मा से पूछा, मैंने कहा अगर तुमसे कोई पूछे कोई पद्मा कौन थी तो तुम क्या कहोगे। देखिए उसके शब्द है, वो कहते मैं एक मनुष्य हूँ, मरने के बाद ईश्वर की आंख में आंख डालकर बात कर सकती हूँ। देखिए देखिए ठसका कैसा है, मैं ईश्वर की आंख में आंख डालकर बात कर सकती हूँ, ये उसने जवाब दिया। मैंने नोट करी है उसकी कुछ बातें, तो ठीक है, अच्छा लगा उसे। ऐसा कोई, मैंने उसे कहा, एक बार पूछा मैंने उसे, मैंने कहा देखो सब कुछ ठीक है, सुख दुख दुनिया में सबके पास होते हैं, क्या कोई कांटा है तुम्हारे मन में जो निकल नहीं पाया अभी तक। तो उसका उत्तर उसने क्या दिया, उसने कहा मेरे माजी को अंधेरे से घिरा रहने दो। हालांकि अंधेरी से घिरा नहीं है माजी का, अतीत, वो तो उसने बूंद बावड़ी में लिखा है, काफी कुछ लिखा। पर एक बार मैंने तो जरूर कहा, मैंने पूछा उससे भैया तुम्हारे, उसको कई सम्मान, कभी सम्मान मिला था तब जब मैंने उससे बातचीत की। मैंने कहा तुम्हें कैसा लगता है एक बड़ा सम्मान प्राप्त करके। उसने साहिल लुधियानवी की एक दो पंक्तियां मुझे सुनाई थी, चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महव यास रहता हूँ, तुमसे मिलना खुशी की बात सही, तुमसे मिलकर उदास रहता हूँ। तो बोले ऐसा है और होता भी है ऐसा। ये कहता मुझे लगता है मैंने एक रचना कि लोग मुझसे ज़्यादा अपेक्षाएं करेंगे और ज़्यादा बेहतर लिखूं, तो ये मेरे मन में एक चिंता सी रहती है, क्या मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूंगी। ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर पुरस्कार हमें हमें लगता है ये तो हमारा अधिकार है, ठीक है हमने लिखा, लिखा इतना अच्छा लिखा इसलिए हमें मिला ये पुरस्कार। पर ये भी एक मुझे लगता है चुनौती होती है, पुरस्कार बड़ा पुरस्कार। उसके बाद आप इसीलिए कहते हैं जब बुढ़ापे में आपने हाथ में थमा दिया किसी को पुरस्कार, उसका इसका मतलब नहीं होता, तब तक देना चाहिए जब तक उसमें कुछ ऊर्जा बची रहे, वो लिख सके। मुझे लगता है ये बात उसने कही कि आगे बेहतर लेखन हो। बाकी पद्मा में कई बातें थी, कई किस्से थे।
एक बात मैंने ज़रूर ये पूछी कि सबसे ये तो ठीक है, पूरी तो सभी रचनाएं होती हैं। कभी जब आप लिखते हैं तो आपको लगता है आपने समझ उसमें उंडेल दिया, जो आप कर सकते थे आपने किया, भाषा शिल्प किसी भी तरह से। पर बाद में लगता है नहीं, मैं तो इसे अच्छा लिख सकती थी, ऐसा क्यों है? वो बोले देखो चंद्रकांता, मैं एक बात मान, ये बात मेरे साथ भी है, पर एक बार जब मैंने बूंद बावड़ी लिखी तो मेरी बावड़ी भर गई, बावड़ी होते हैं ना, बावड़ी भर गई और मैं मुक्त हो गई। ये शब्द इसने कहा। उसके जो कुछ था जीवन में उसने साझा किया, उसने उसको लिपिबद्ध किया, वो अपने मन से उसने निकाल दिया, उसे गिले शिकवे, अच्छा सुख दुख सब कुछ उसने निकाल दिया। अब मैं मुक्त हूँ, बहुत अच्छा कहा उसने। और बूंद बावड़ी है भी ऐसी किताब, बहुत अच्छी किताब है, उसमें कोई शक नहीं। अपना संपूर्ण उंडेल देना बहुत कठिन भी होता है और अपने को भी तकलीफ देता है। ऐसा नहीं कि अगर आप अपना दुख कहते हैं कि बस रोना मचाते हैं, ऐसा नहीं होता। उसको भी किस तरह कहना, सबके साथ रिश्ते निभाए, परिवार वालों के साथ। बल्कि वो कहते थे, मेरे जो परिवार वाले सुरेंद्र जी के बारे में बहुत मान करते थे, उसको मानते थे। वो सबका मन रखना, जितनी देर रहते पास से मन रखना जानते थे, इसमें कोई शक नहीं। सुरेंद्र जी ने भी उसको बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया उसका, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, अब तो है, अंत में तो एक को तो आगे पीछे जाना ही होता है। बहरहाल मैं समझती हूँ मैंने काफ़ी कुछ कहा, काफ़ी कुछ कई बातें की वजह से काफ़ी कुछ होता है। मुझे अब क्या बताऊँ, ये सब चीज़ मैंने बहुत कुछ लिखा भी है उसके लिए। मुझे ये भी लगा कि बेसिकली वो शुरुआत तो उसने, हम तो छोटे मोटे सभी लोग कविताएं लिखकर शुरू करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू मधु मेहता, थैंक यू। स्वस्थ रहें सभी, अच्छा लिखें, अच्छा लिखें, अच्छा पढ़ें। तो मैंने उसे बोला, कोई बात कर रही थी खत्म, मैंने उसे कहा कि जब तुम डोगरी में कविता लिखती हो तो ये, और हिंदी में क्यों नहीं लिखती, या कविता से फिर गद्य में कैसे आ गई है? डोगरी में भी गद्य लिखा उसने, चित से पहले डोगरी में ही लिखा उसने, बाद में बूंद बावड़ी। वो बोली देखो, कविता तो आज जैसे झरना बहता है, जैसे कोई आबशार बहता, फूट आता है, वो आती है, और गद्य को बुलाना पड़ता है। गद्य तो इस तरह से नहीं पढ़ते, जैसे त्वरित अभिव्यक्ति चाहता है ना। कविता जैसे, कभी मैं बहुत कविता लिखती हूँ, कभी मेरी भी कविता एक दो पुस्तकें तो हैं कविता की, तो मैं लिखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मुझे लिखना है अभी, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ नहीं लिखूंगी नहीं तो वो पल खिसक जाएगा, फिर वो नहीं आएगा वो भाव, या आएगा भी तो उस तरह नहीं आएगा। तो पर लेखन, खासकर उपन्यास में तो बहुत समय लगता है, थोड़ा शोध की भी ज़रूरत पड़ती है, और कहानी भी एकदम से नहीं लिखी जाती। पर कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं यहाँ एक किस्सा देखा लिखा, यहाँ किस्सा देखा लिखा, सबका अपना अपना हिसाब है। तो मैं नहीं लिख सकती, मैं जब तक कोई चीज़ पकती नहीं, जब मैं उसके दोनों देखती नहीं हूँ, दोनों फेजेस देखती हूँ, तब मैं थोड़ा सा सोच कर ही लिखती हूँ। बाकी तो सबका अपना हिसाब है, अपना तरीका है, उसका कुछ उसे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो पद्मा जो वो कहती थी, कभी कहती थी, इसको बड़ा, मैंने उसके बारे में दो शब्द लिखे, ये भी कहना, ये मैं थोड़ा पढ़ना चाहूँगी, ज़्यादा तो नहीं, ये जस्ट दो लाइनें। पद्मा को जानना, इतिहास को जानना। वो कहती, मैंने उसके लिखा उसके बारे में यहाँ बनाते डुगर प्रदेश जम्मू में, आप तो जानते हैं 1940 में उसका जन्म हुआ था, और डोगरी की प्रख्यात कवित्री वो रही है। तो वो कहती है अपनी कविता, उसके अक्षरों की उम्र, उसमें वो कहती है कि वे बार बार डुगर प्रदेश में पैदा हो, भले मनुष्य बनकर नहीं, किसी पहाड़ी पर कपास का फूल बनकर उगे। कितना सुंदर है, ताकि नंगी देहों को ढांप सके। वे बटोत के सफेद चावलों की एक मंजरी बनकर उगना चाहती है। डोगरी लोकगीतों से प्रभावित और माता की भेंटों में अपने बनाए छंद जोड़ने से लेखन की शुरुआत करने वाली पद्मा की नाड़ियों में पुरमंडल में बहने वाली देविका बहती थी। बिल्कुल, पुरमंडल शिव का स्थान है, जैसे आप जानते हैं, आस्था और विश्वास की भूमि। पद्मा की कविताओं में यह आस्था और विश्वास गुथा हुआ है। डोगरी और हिंदी भाषाओं में साहित्य सृजन करती पद्मा ने डोगरी में 7 कविता संग्रह, जैसे आप जानते हैं, अपने बनेगी देहरी वगैरह में 7 कविता संग्रह, हिंदी में 4 उपन्यासों में अब न बनेगी देहरी, जुनून, जो कभी शहर था वगैरह,
नौशीन भी उसने लिखा कश्मीर में, और उसकी बड़ी यात्रा वृत्तांत भी बड़े सुंदर है उसके। और साक्षात्कार की पुस्तकें मितवा घर, दीवान खाना और अमराई, बड़ी सुंदर नाम भी रखे उसने, बहुत ही प्रसिद्ध। और सब जो प्रसिद्ध हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान हुए, संगीतज्ञ हुए, लता मंगेशकर जैसी गायिका जो मुझे नहीं लगता, पता नहीं इस संसार में कोई दूसरा भी होगी, कम से कम भारतवर्ष में दूसरी लता मंगेशकर हो ही नहीं सकती। कमाल की संगीत जो भी है। पुरस्कार तो खैर उसको बहुत और मिले तो आप सब जानते हैं, उसमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। पर मुझे यही लगता है कि उसको, उसके जाने से मुझे सबसे बड़ा दुख यही है कि ये नहीं कि मैं तो मानती हूँ उसका अपना कर्म करके वो गई, उसका जीवन सार्थक रहा, जो उसने चाहा वो किया, सुख दुख झेले, वो तो यहाँ आता है तो झेलता है ये सुख दुख, पर उसको उसने लिपिबद्ध भी किया, उससे हमें एक सीख मिलती है। मुझे लगता है नई पौध को सीखना चाहिए, न दुखों से घबराना है, न पीछे हटना है। 3 साल वो टीबी की बीमारी झेलते रहे, उस वक्त भी वहाँ मज़े से किसी कहानी सुनाना, मजाक करना, कैसे कर सकी वो, इतना साहस कैसे उसमें आया, जी विशा। और उसके बाद संकल्प, दृढ़ संकल्प वो था उसमें। ये हम सबको सीखना है, जो नहीं जानते उनको सीखना है, हार नहीं माननी। पद्मा को मैं बहुत याद करूँ, मुझे एक बड़ा दोस्त छूट गया अंतिम दिनों में क्या हुआ था, मैं जो बॉम्बे चली गई थी, इसे कोविड की वजह से थोड़ी परेशान रही, मैं भी कुछ थोड़ा ठीक नहीं रही बीच में, तो पत्र व्यवहार में भी थोड़ा सा आ गया अंतराल। तो इसलिए कि एक पत्र लिखा मैंने, तो उसमें बॉम्बे से जवाब आया। मैंने कहा अरे ये मुंबई कैसे पहुँची, इसने बताया नहीं। तो फिर वो बोली मैं तो यहाँ पर हूँ बेटी के पास। तो मैंने कहा अच्छा कब से हो? अच्छा, अब मैंने फिर दूसरी बार फ़ोन किया तो मैंने इससे पूछा, अब ये देखिए सुनने वाली बात है, बहुत मार बार बार याद, मुझे तो रोना आता है। मैंने कहा अब दिल्ली कब आओगी? बोली चंद्रकांता मैं अब दिल्ली नहीं आऊँगी। पता नहीं क्यों बोला उसने, मैं अब दिल्ली, मैं तो स्तब्ध रह गई, मैंने ये क्या बोल रही, मैं अब दिल्ली नहीं आऊँगी। मैंने इतना नहीं पूछा, मैंने पूछा अरे तुम्हारा घर बाहर है यहाँ पर, क्या इसके छोड़ना है क्या, बेचना है इसे, ऐसे पूछा। मैंने उस वक्त इतनी सीरियसली नहीं लिया। बोली देख लेंगे। कौन देखेगा, सोचा होगा मैं जाऊंगी फिर देखेंगे क्या करेंगे, देख लेंगे बस, और बस छोड़ दिया। मुझे बहुत धक्का, और आज मुझे पता नहीं वही याद क्यों आती है बार बार। मुझे लग रहा है शायद ये वही, शायद बीमार तो थी ये, तो वैसे कभी भी उसको शुगर तो बहुत हाई शुगर रहता था। हम कभी जाते थे ना इकट्ठे, जब मैं जयपुर गए थे तो साथ में पोटली में, पोटली क्या उठा रही हो? बोली कि भैया मैं जब तक इंजेक्शन नहीं करूँ मैं खाना नहीं खा सकती। वो करती थी इसके इंसुलिन का इंजेक्शन जो भी था उसका, खाती थी फिर खाना खाती थी। तो खैर ये अंतिम शब्द उसकी थोड़ा सा भाव करते थे, अब मैं नहीं आऊँगी बस, मतलब खत्म है मेरा, इतना ही संबंध था तुम लोगों से। बहुत मन ऐसा दुखी सा हो रहा है। चलिए संसार है, पर हमें ये तो जानना है कि भाई जो आया उसको जाना है, आज वो कल हम, सभी तो लाइन में लगे हुए हैं। चलिए अब उसने बहुत कुछ छोड़ा है हमारे लिए, सबके लिए, नई पीढ़ी के लिए। वो बहुत, जैसे उसने कहा मेरी बावड़ी भर गई, उसकी बावड़ी भर गई, उसकी स्मृति को मैं नमन करती हूँ बस। आप बताइए अर्पण जी, क्या हुक्म है? अब मैं बोल नहीं पा शुक्रिया। रही हूँ, भावुक होने लगी। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ। शुक्रिया चंद्रकांता जी, आपने आज पद्मा जी पर बात रखने के लिए समय निकाला और इतने विस्तार से जाकर शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी बात जिस शिद्दत के साथ और जिस भावात्मकता के साथ आपने रखी है, हमारे सभी मित्रगण इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम सभी आपकी इन भावनाओं के साथ हैं और समान रूप से उसी तरह से महसूस कर रहे हैं जिस तरह से अभी आप कर रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत रही और मुझे लगता है कि इस एकाग्र में आपका आवश्यक था और आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार भी किया और हम पद्मा जी के इतने रूपों को जान सके, यह हमारे लिए भी उपयोगी रहा और सभी मित्रों के लिए, पद्मा सचदेव जी की रचनाओं को प्यार करने वाले उन सभी लोगों के लिए भी बहुत मूल्यवान बातें हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने
समय। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी, आपने मुझे बोलने को कहा मुझे। आज मैं सोच रही थी नहीं बोलूंगी, पर जब अंदर से वो यादें आती तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी नमस्कार सभी को। शुक्रिया, नमस्कार।